हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमारा चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ये हमारा चैप्टर था। इसमें हमने कुछ कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग कंपोनेंट्स की स्टडी की। जैसे कंप्यूटर जो है, मेन दो पार्ट होते हैं उसके। एक होता है उसका हार्डवेयर पार्ट और एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो टेंजिबल पार्ट होता है कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर जो इनटेंजिबल होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर बेसिकली हमारी तीन तरह की डिवाइसेस इसमें आती हैं। एक आता है इनपुट डिवाइस, एक आता है आउटपुट डिवाइस और एक आता है हमारा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है, वो यूजर से इनपुट लेता है और वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर वो यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूटर जो यूजर से इनपुट लेता है, उसके लिए वेरियस टाइप्स की उसके पास डिवाइसेस होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बारकोड रीडर हो गया, MICR हो गया, OMR हो गया। देयर आर ए लॉट ऑफ डिवाइसेस। जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ, तो मेरा जो स्टाइलिस है वो भी कंप्यूटर के लिए एक इनपुट डिवाइस है। जो भी मैं इनपुट दे रही हूँ, पहले वो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस के लिए जो कंपोनेंट कंप्यूटर का इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर, जिसको हम CPU भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सेंट्रल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट के बीच में आता है, राइट? इसलिए इसको सेंट्रल, और ये इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस को देता है, इसलिए इसको प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। जब भी प्रोसेसर हमारा प्रोसेसिंग करता है, तो बेसिकली प्रोसेसर पर तीन कंपोनेंट लगे होते हैं। कौन कौन से? जैसे ही मैंने कोई भी इनपुट दी, इनपुट किससे दूंगी? कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने इनपुट दी, तो पहले वो जो इनपुट है वो कहां पर जाएगी? वो इनपुट मेरी रैम पर जाएगी। तो जितनी भी एक्टिव एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी मैं राइट कर रही होती हूँ, तो अल्टीमेटली मैं कहाँ पर राइट कर रही होती हूँ? रैम पर राइट कर रही होती हूँ। जब मैं उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देती हूँ, जब मैं उस एप्लीकेशन को सेव कर देती हूँ, तो वो एप्लीकेशन मेरी कहाँ पर चली जाती है? वो एप्लीकेशन मेरी हार्ड डिस्क के ऊपर चली जाती है। तो मैं कुछ राइट कर रही हूँ कीबोर्ड से, तो वो रैम पर लिखा जाएगा। अब उस पर जो भी प्रोसेसिंग करनी है, वो मेरे कंप्यूटर का ब्रेन, जिसको मैं CPU कहती हूँ, वो उसको प्रोसेस करता है। सीयू ये देखता है कि कहाँ से डेटा को लेना है, कहाँ से डेटा को लेना है, और प्रोसेस करके रैम के किस पार्ट पर उस डेटा को दोबारा से स्टोर करना है। फिर वो ये भी देखता है कि इन पर क्या क्या प्रोसेसिंग करनी है। ये सबको सोचने का काम किसका है? सीयू का। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन मींस अल्टीमेटली जो इंस्ट्रक्शंस देने का काम होता है, वो किसका होता है? सीयू का होता है। और जो काम करना होता है, जिस डेटा पे काम करना होता है, वो डेटा लाकर वो किस पर रख देता है? रजिस्टर्स पर। तो रजिस्टर्स को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर की। कौन सी मेमोरी? इंटरनल मेमोरी, क्योंकि ये प्रोसेसर की खुद की मेमोरी होती है। अब जो भी डेटा है, उस पर एक्चुअल प्रोसेसिंग करता कौन है? एक्चुअल प्रोसेसिंग तो ALU करता है। काम करवाता कौन? सीयू। काम करता कौन? ALU। जिस पर काम करना है, वो डेटा पड़ा कहाँ होता है? रजिस्टर पर। तो इतना याद रखना। और सारी की सारी एक्टिव एप्लीकेशन किस पर पड़ी होती है? रैम पर। और जितना भी यूजर का डेटा स्टोर होता है, वो कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क पर। मीन यहाँ मेरा परमानेंट डेटा होता है, यहाँ मेरी एक्टिव एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोसेसर मेरा प्रोसेसिंग करता है, और यहाँ पर एक रोम होती है जो कंप्यूटर को कौन सी इंस्ट्रक्शंस देती है? स्टार्टअप। यहाँ डेटा प्रोसेस होके फिर मुझे दिखाई किस पर देता है? मैम आउटपुट। हाँ जी, बोलिए। मैम एएलयू जो आप कह रहे हो वो प्रोसेसिंग एएलयू ओरिजिनल वो खुद करता है, लेकिन वो तो सिर्फ मैथमेटिकल प्रोसेसिंग कर सकता है ना। लॉजिकल भी। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल प्रोसेसिंग भी वही करता है कि जो फाइल यूजर ने बोली है ओपन करने के लिए, क्या वो फाइल एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। मींस वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है ना, तो वो भी ALU करता है। प्रोसेसिंग किसी भी टाइप की हो, वेदर इट इज अरिथमेटिक और लॉजिकल टाइप, यही तो दो प्रोसेसिंग होती हैं, ये मैम करता है ALU है। ये जो सीयू एएलयू और रजिस्टर्स होते हैं, ये सब सीपीयू के पार्ट होते हैं। ये CPU के पार्ट है, यस। तो सो मैम कैश मेमोरी भी तो यहीं पे ही होती है।
कैश मेमोरी का काम कुछ और होता है। कैश मेमोरी जो है वो सिर्फ डेटा को स्टोर करती है, वो मेमोरी होती है। ठीक है, वो डेटा वो किसकी हेल्प के लिए बनी होती है? जो कैश मेमोरी का जो मेन पर्पस होता है ना, कैश मेमोरी का मेन पर्पस होता है, वो होता है कि जो सीपीयू है, सीपीयू जैसे मैंने 3 यूनिट बताए हैं, इनको जो भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा लेना होता है वो किससे लेना होता है? रैम। ये इससे जो है डेटा मंगवाता है, पर रैम जो है ना डेटा वो लाने में बहुत टाइम लगाती है, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन इतनी फास्टली प्रोसेस नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या किया है, अब जितने भी हमारे कंप्यूटर डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस चिप के ऊपर ही एक और मेमोरी लगा दी जिसको हम बोलते हैं कैश। तो कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए जो डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जिस पर प्रोसेसिंग हो रही है, जिस डेटा पर प्रोसेसिंग हो रही है वो रजिस्टर पे होगा, लेकिन जो फ्यूचर में डेटा चाहिए होगा किस चीज के लिए, सीपीयू के फ्यूचर डेटा जो फ्रीक्वेंटली अभी नहीं वो यूज कर रहा, पर आगे जाके उसको वो डेटा चाहिए, वो किस पे पड़ा होगा? कैश। तो कैश का मेन पर्पस होता है रैम और सीपीयू की स्पीड के गैप को फिल करना। ये है इसका मेन पर्पस, और कोई पर्पस नहीं है। तो ये सिर्फ दोनों की स्पीड के गैप को फिल करता है, जबकि जो रजिस्टर होते हैं ये तो रिक्वायरमेंट है सीपीयू की, ये तो तो उसकी मैम ये रिक्वायरमेंट है। अ, जैसे मतलब लैपटॉप्स वगैरह में तो एक मतलब हार्ड हार्ड टाइप हार्डवेयर सीपीयू नहीं होता, तो उसमें इंटरनल होता है सीपीयू। हाँ हाँ, लैपटॉप में नीचे इतनी साउंड तो आती है आपकी, मदरबोर्ड लगा तो होता है। वो जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कह लो कि एक तरह से मिनी कंपोनेंट्स होते हैं। मदरबोर्ड तो सेम ही होता है, चाहे वो मदरबोर्ड आपके उस पे डेस्कटॉप में लगा हो, चाहे वो मदरबोर्ड आपके लैपटॉप में लगा हो, होता सेम ही है। ठीक है, वहां पर जो हार्ड डिस्क है वो थोड़ी सी कह लो कि बड़ी होती है, यहाँ की हार्ड डिस्क जो है वो अलग टाइप की होती है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी को, ऐसी डिवाइस को बनाने के लिए जो टेक्निक वो यूज करते हैं वो कॉस्टली पड़ती है। दैट्स वाई आपका लैपटॉप जो है आपके डेस्कटॉप से महंगा पड़ता है। ये रीजन है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं और उनमें जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसको क्या किया होता है, मिनी कंपोनेंट बनाया होता है, लेकिन फंक्शन वो वैसा ही करता है। उसमें जो है कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। इसलिए आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का अगर लैपटॉप लेते हो तो आपको कॉस्टली पड़ता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप डेस्कटॉप लेते हो तो सस्ता पड़ता है। सिर्फ डिपेंड के उनमें टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ हो रही है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है? आकाश, जो कंपोनेंट आपके डेस्कटॉप में लगे होंगे वो सेम कंपोनेंट लैपटॉप में भी होते हैं। लैपटॉप में भी रैम होगी, हार्ड डिस्क होगी, रोम होगी, सब कंपोनेंट होते हैं। सिर्फ जो कंपोनेंट में टेक्नोलॉजी होगी उसको मिनी कंपोनेंट बनाने के लिए जो टेक्निक यूज की होती है वो कॉस्टली होती है, इसलिए लैपटॉप महंगा आता है। आपने आपने देखा नहीं है कि पहले जो, शायद आपने मॉनिटर्स देखे होंगे पहले के, वो मोटे मोटे से थे जिसमें कैथोड ट्यूब यूज होती थी, रे ट्यूब यूज होती थी। टीवी भी पहले कैसे आते थे, आपने देखे हैं ना? शायद आपने अपने दादा टाइप टाइम के देखे होंगे, कितने बड़े बड़े टीवी होते थे। लेकिन आज का टीवी देखो, बिल्कुल स्लिक सा है, इतना पतला। डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस टेक्नोलॉजी में है। मतलब वो ऐसी टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर, एक्चुअली आजकल क्या है ना, ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, चिप यूज होती है, पहले चिप नहीं यूज होती थी, पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी जो कि बहुत हीट भी प्रोड्यूस करती थी, और उन वो साइज, स्टोरेज में से जो स्पेस है वो भी ज्यादा ऑक्यूपाई करते थे। 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट बच्चों। ठीक है, तो पहले जो टेक्निक या टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो स्टोरेज बहुत लेती थी, इसलिए हमारा जो भी मोबाइल भी पहले जो आता था ना, अगर आप देखो अपने फादर से पूछना, तो पहले पहले जो मोबाइल आता था ऐसे लगता था ईंट है, सर पे देर मारो, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी ना वो काफी स्पेस लेती थी, बहुत ज्यादा स्पेस लेती थी। इस टेक्नोलॉजी को मतलब कि जो वो वाली चिप, जो पहले चिप काम करती थी, अब मैं आपको अगर ऐसे बताऊं ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वीएलएसआई यूएलएसआई टेक्नोलॉजी होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जो चिप मैंने बनाई है वो चिप डिसाइड करती है वो एट ए टाइम कितने फंक्शन कर सकती है।
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर चिप बनाई जाती थी। अगर आप देखो, चिप छोटी सी प्रोसेसर होता है, वो चिप कितनी इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम जो है वो प्रोसेस कर सकता है। अगर मान लो मैंने एक चिप बनाई, वो सिर्फ 100 इंस्ट्रक्शंस को ही क्या कर सकता है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है तो वैसी चिप मुझे कितनी लगानी पड़ेगी, बहुत सारी चिप लगानी पड़ेंगी। तो स्पेस भी तो कंप्यूटर में ऑक्यूपाई होगी। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने एक ऐसी चिप बनाई है, छोटी सी चिप, लेकिन ये एक छोटी सी चिप 1 लाख इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर देती। तो स्पेस क्या होगी कंप्यूटर की, कम होगी, और उसका साइज भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया। सिर्फ ये जो चिप बनती है ना, आजकल चिप बनती हैं जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इनकी टेक्नोलॉजी चेंज की है। इनके ऊपर जो वो इम्बेड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस इम्बेड करते हैं, वो ऐसे करती हैं कि एक छोटी सी चिप बहुत सारे काम कर सकती है। इसलिए हमारे जो जितने भी डिवाइसेस आजकल आ रही हैं वो छोटी छोटी आ रही हैं, लेकिन काम बहुत सारे करती हैं, सिर्फ बिकॉज ऑफ दीज चिप। ये चिप जो हमारे कंप्यूटर्स में लगी होती हैं, लेकिन जितनी ज्यादा चिप फंक्शन परफॉर्म करेगी उतनी ज्यादा कॉस्टली होती जाती है। तो लैपटॉप में ऐसी चिप लगाई होती है, इसलिए लैपटॉप महंगा होता है। आपके एप्पल में भी यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इसलिए एप्पल एक छोटा सा फोन कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर देता है। ठीक है, मतलब एक आप ये देखो आकाश, मेरी बात सुनो, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपने एक पर्सन को हायर किया, वो सिर्फ आपकी अकाउंटिंग कर सकता है। अब आपका फाइनेंस का भी डिपार्टमेंट है, एक पर्सन को हायर करोगे, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आपका संभालेगा, और एक मार्केटिंग के लिए रखा। अगर एक ही पर्सन में वो सारी क्वालिटीज आ जाए, बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं है, एक पर्सन भी कर सकता है, तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा बड़ा ऑफिस भी नहीं लेना पड़ेगा, एक पर्सन के बैठने के लिए छोटा सा रूम, और सारे फंक्शन वही कर रहा है। वही कंप्यूटर में होता है कि इतनी सारी चिप लगाने की जरूरत नहीं है, एक चिप लगाई वो कंप्यूटर के सारे काम कर देगी। इसलिए कंप्यूटर का साइज जो है वो स्मॉल हो गया है। ठीक है आकाश? यस मैम। हम्म, चलो, मैं आपको बता रही थी कि रोम भी है, रोम रैम ये सारी चिप है, ये टेक्नोलॉजी है। रोम पर कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है? रोम पर वो इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रोम एक्टिवेट, सॉरी, सीपीयू प्रोसेसर एक्टिवेट होता है। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से पढ़ता है? रोम से पढ़ता है। रोम से इंस्ट्रक्शन पढ़ के वो क्या करता है, वो रैम को बोलता है कि हार्ड डिस्क के पास जाओ और क्या लेके आओ, ओएस। ओएस हार्ड किस पे आ जाता है? रैम पर आ जाता है। रैम से वो ओएस कहाँ दिखता है? मेरी आउटपुट डिवाइस, मतलब मेरे मॉनिटर पर दिखता है। तो ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है। जब भी अब आप कोई और एप्लीकेशन खोलोगे तो वो एप्लीकेशन कहाँ से उठेगी? हार्ड डिस्क से उठेगी, आएगी कहाँ पर? रैम पर आएगी। दिखाई कहाँ देगी? मॉनिटर पर। लेकिन इस एप्लीकेशन पर प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू। सीपीयू प्रोसेसिंग, रैम एक्टिव एप्लीकेशन को रखती है, हार्ड डिस्क परमानेंट एप्लीकेशन को रखती है, मॉनिटर मेरी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो उसके बाद आया इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि कंप्यूटर्स आज की डेट में हर प्लेस पर जो है कंप्यूटर्स यूज होते हैं, तो जितने भी बिजनेस हैं उन्होंने अपना जो डेटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रखे हैं। उन कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम। मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी कंपनी के डेटा को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और उस कंपनी को क्या प्रोवाइड कर देगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि आपके डेटा को कंप्यूटराइज प्रोसेस करके किसी कंपनी को उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के मॉडल को अगर डिपिक्ट करूं, एक ग्राफ, एक पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट करूं, तो क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर क्या लेगा? डेटा लेगा, और फिर उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। अच्छा, प्रोसेसिंग के लिए तो बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा। जब प्रोसेसिंग होती है तो सॉफ्टवेयर्स, कम्युनिकेशन में, मींस कहीं और से डेटा आ रहा है, इक्विपमेंट, स्टोरेज, सब कुछ इन्वॉल्व होगा। रैम, रोम, सब कुछ इन्वॉल्व करके प्रोसेसिंग होती है। फिर प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट दिखा दी जाती है। लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर ने वैसा ही काम किया जैसा मैंने सोचा था, मींस मुझे वैसी ही आउटपुट मिल रही है जैसी मैंने सोची थी। उसके लिए मुझे क्या लगाने पड़ेंगे?
कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। अगर मेरे जो प्री डिटर्मिन्ड आउटपुट नहीं आ रही है, जहाँ जैसा मैं मैनेजमेंट चाहती है वैसा आउटपुट सिस्टम जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें चेंजेस करेंगे। जैसे कि हमारा जीएसटी का सॉफ्टवेयर, जीएसटी को इंस्टॉल कर दिया गया। अब जो जितने रजिस्टर्ड पर्सन थे वो इनपुट देते थे, वो सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करता था, गवर्नमेंट को जो है आउटपुट देता था, मींस वो सारी रिटर्न्स वगैरह जनरेट करके देता था। जो भी रिपोर्ट जनरेट होती थी, जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट होगी या जीएसटीआर 1 की होगी, जीएसटीआर 2 की होगी, वो रिपोर्ट्स जनरेट करके देता था। बट लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि अगर कोई भी यूजर कोई भी इनवॉइस गलत भर देता है तो वहां पर रेक्टिफाई करने का प्रोविजन नहीं था। तो ये एक तरह से कैसे उनको पता लगा, क्योंकि वो चेकिंग करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं सॉफ्टवेयर को। जब मॉनिटर करते रहते हैं तब उनको पता चलता है कि कहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर में फ्लॉ है, फिर उसको वो क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। दूसरा उनको रियलाइज हुआ कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटीआर 1 में जो है वो इनवाइसेस नहीं भी भरी हुई, तब भी जो है दूसरा पर्सन आईटीसी क्लेम कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर में कुछ और चेंजेस किए। मींस सॉफ्टवेयर को आपने रेगुलरली मॉनिटर करना है और देखना है कि क्या इसमें क्या कमियां हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो दिस इज द मॉडल ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या होंगे। इसके लिए एग्जांपल कौन सी करवाई थी, मैकडॉनल्ड के सेल्स मैनेजर की। मैं मैकडॉनल्ड की सेल्स मैनेजर हूं, अगर आज मुझे सारी की सारी रिपोर्ट मेरे हेड ऑफिस को बतानी है कि मेरे अंडर जो 10 रेस्टोरेंट्स आते हैं उन्होंने आज की डेट में कितनी सेल की, तो उसके लिए मैं उनके सॉफ्टवेयर की का यूज करूंगी, मींस उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करूंगी। अब जब मैं उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करूंगी तो कैसे करूंगी, लैपटॉप खोलूंगी, हार्डवेयर खोला, उसमें क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मींस सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें उनका क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर मैं जो डेटा एक्सेस करूंगी किसके थ्रू करूंगी, नेटवर्क के थ्रू करूंगी, क्या एक्सेस, डेटा। डेटा से क्या बनाऊंगी, रिपोर्ट, मींस उसको किस में कन्वर्ट करूंगी, इंफॉर्मेशन में। और हेड ऑफिस को क्या दे दूंगी, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारा काम किसने किया, मैंने, मींस पीपल। पीपल एक सोफिस्टिकेटेड टर्म है, यूजर जो है एक नॉर्मल टर्म है। यूजर मींस अगर आप कंप्यूटर को जैसे कि किसी को इतना नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, फिर भी वह कंप्यूटर का यूज कर रहा है, तो वो यूजर है। लेकिन जैसे प्रोग्रामर हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, ये सारे लोग भी तो कंप्यूटर को ही यूज करते हैं, बट उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड पीपल। उनके लिए पीपल, तो पीपल एक सोफिस्टिकेटेड टर्म हो गई और यूजर एक नॉर्मल टर्म हो गई। तो यही है आपके कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मींस इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने जब यूज किया उसमें किन किन कंपोनेंट्स का यूज किया, पीपल आया, उसमें मैंने हार्डवेयर लिया, सॉफ्टवेयर लिया, डेटा लिया और नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू डेटा और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको अगर आए तो डायग्राम बनानी है और एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसने बताया व्हाट इज द पीपल। पीपल जो है एक वाइडर टर्म है, एक यूजर जो होती है और एक नॉर्मल टर्म होती है। अगर मैं कंपनी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात करूं तो उसको मैं यूजर नहीं बोलूंगी, उसको मैं क्या बोलूंगी, पीपल बोलूंगी। वो मेरी पूरी कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करता है, वो ये देखता है कि कंपनी में कितनी कब कब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा सिस्टम डिप्लॉय होगा, उसके लिए कौन कौन सी आपको मैनेजमेंट टीम की रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, सीआईओ, राइट। जैसे सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो आपकी कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैटर्स से के रिलेटेड जो है वो सारी मैटर्स को देखता है। अगर सीईओ होता है वो आपकी कंपनी के सारे ऑपरेशंस को देखता है। ऐसे ही जो आपका सीआईओ होता है वो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करता है, ये टर्म जो है हमारे पीपल में यूज होगी। फिर जो कंप्यूटर सिस्टम जिसके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें इंस्टॉल करते हैं, उसके अपने कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। मुझे बताइए, हार्डवेयर में इनपुट आ गया, प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अच्छा, डेटा स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है,
जहां पर यूजर का डेटा स्टोर होता है। डेटा स्टोरेज डिवाइस दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कार्तिक, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है? ये मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में मैं पूछूंगी। अब इन बच्चों की मैं जान ले लूं। आकाश, मैंने बताया था ना कि मैं पूछूंगी प्राइमरी सेकेंडरी, मैंने टिक भी किया था। मैम प्राइमरी मैम मैम हम्म। मैम नेट नहीं चल रहा था ढंग से, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा मैम अच्छा अच्छा। प्राइमरी में मैम रोम और वो आता था ना, रैम। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, रोम एंड रैम। और सेकेंडरी में? मैम सेकेंडरी में सीपीयू, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में वो अपने पेन ड्राइव या वो हार्ड वो मेमोरी हम्म। कार्ड ये वो आ जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर कोई बोले कि क्या डिफरेंस होता है अनमोल, क्या डिफरेंस होता है, ये तो एग्जांपल होगी ना, रैम रोम पेन ड्राइव, क्या डिफरेंस मैम कैसे होता है, ये मैम जो कैसे भी होता है? सीपीयू पे स्टोरेज की डिवाइसेस लगी होती हैं वो इंटरनल होती हैं। हम्म। जो भी सीपीयू से अलग से एक्सटर्नल होती हैं वो जैसे हार्ड डिस्क भी सीपीयू से अलग आप होती थोड़ा है सा गलत बोल रहे हो, मैंने बोला था जो मदरबोर्ड पर लगी होती है। मदरबोर्ड से। ठीक है, मदरबोर्ड पे मदरबोर्ड पर लगी होती है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जो मदरबोर्ड पर नहीं लगी होती वो सेकेंडरी होती है। ठीक है। मैम वो अब वॉलेटाइल वाला डिफरेंस भी होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। जो यूजली वहां पर वर्ड क्या लिखना है आपने, यूजली, नहीं तो रॉन्ग करेगा वो आपके सेंटेंस को। यूजली जो प्राइमरी मेमोरी होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो वॉलेटाइल वो मेमोरी होती है जैसे ही पावर ऑफ होता है डेटा क्या हो जाता है, इरेज। लेकिन आपकी हार्ड डिस्क में आपका सिस्टम बंद हो या ऑन हो, ठीक है, आपका जो डेटा है एज इट इज रहता है। तो सेकेंडरी में जो है डेटा परमानेंट होता है। और कोई डिफरेंस बताना चाहे, और कोई? कॉस्ट भी कम होती है सेकेंडरी कॉस्ट की। भी बिल्कुल, प्राइमरी मेमोरी बहुत कॉस्टली होती है, मैंने आपको बताया ना, उसमें चिप लगी होती है, चिप, राइट, मैग्नेटिक चिप होती है, पर इसमें सेमीकंडक्टर। हाँ वेरी गुड, प्रिया ने भी क्लास ली है, सेमीकंडक्टर्स लगे होते मैम हैं। प्रोसेसिंग तेज होती है प्राइमरी में वेरी रादर देन गुड, सेकेंडरी। वेरी गुड, प्रोसेसिंग प्राइमरी की तेज होती है जबकि सेकेंडरी की स्लो होती है। तो दीज आर डिफरेंसेस, कुछ कुछ करने लग पड़े हो, अब मुझे लग रहा है कि आपने क्लासेस देखी होंगी। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंसेस हैं। अगर उन 3 क्लासेस को 2 3 4 बार देख लोगे अपने आप आएंगी चीजें, अपने आप आएंगी। मेहनत करनी पड़ेगी। सीए कर रहे हो, कोई मामूली सा कोर्स नहीं कर रहे हो, मेहनत बहुत आती है इसमें, नो डाउट। तभी तो आपने सीए लिया है, क्योंकि आप मेहनती बच्चे हो। ठीक है, हार्डवेयर, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, सारी डिवाइसेस लिखनी है। अच्छा, मैंने कहा था कि इनपुट डिवाइसेस बहुत टाइप्स की होती हैं। कैसी टाइप्स? पार्टिसिपेट किया करो, कैसी टाइप्स मतलब इनपुट हम किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, बताओ किस किस फॉर्म्स में दे सकते हैं? मैम हम्म, अल्फाबेट्स वगैरह में, वॉइस में, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट फॉर्म, वॉइस मतलब ऑडियो, ऑडियो, वीडियो, कैम जो है आपकी वीडियो कैप्चर करता है ना, इनपुट ही तो ले रहा है। माइक जो है आपका वॉइस कैप्चर कर रहा है, ऑडियो ले रहा है। टेक्स्ट फॉर्म हो सकती है, ऑडियो हो सकती है। स्कैनर 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 मीन्स एक इमेज फॉर्म में भी दे सकते हो। स्कैनर कौन सी इनपुट देता है, इमेज फॉर्म में। तो किसी भी फॉर्म में आप इनपुट दे सकते हो। टेक्स्ट फॉर्म में देनी है देन आप कीबोर्ड यूज करिए, ऑडियो फॉर्म में देनी है माइक यूज करिए, वीडियो फॉर्म में देनी है वेबकैम यूज करिए, और अगर आपने इमेज फॉर्म में देनी है तो स्कैनर यूज करिए। तो ये आपकी इनपुट डिवाइसेस। प्रोसेसिंग का मैंने आपको बता दिया, 3 कंपोनेंट ये लिखे हुए हैं, CU ALU या प्रोसेसिंग रजिस्टर्स। स्टिल आपको इसमें दिक्कत आए आप मुझे बताना, एक शॉर्ट सा वीडियो बना के भी मैं आपके लिए डाल दूंगी। अभी पहले सुन लो। और स्टोरेज डिवाइसेस, अभी आपने मुझे डिफरेंस भी बता दिया, रोम और रैम होती है सेकेंडरी। रोम और रैम का आपस में भी डिफरेंस करना है। जनरली मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ, रोम सिस्टम के लिए होती है और रैम यूजर के लिए होती है। ऑल एक्टिव एप्लीकेशन ऑन रैम, जितनी भी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम पर होती हैं। रोम का डेटा परमानेंट, रैम का डेटा टेम्परेरी। मींस रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, रैम जो होती है वॉलेटाइल होती है। ये आपने करना है। फिर कैश मेमोरी की कहां पर होती है, एक वर्ड बताया था कि फ्रीक्वेंट यूज डेटा और इंस्ट्रक्शन रिजाइड ऑन व्हाट,
कैश मेमोरी। अल्टीमेटली कैश का पर्पस क्या होता है? ये गैप फिल करती है, किसकी? रैम का और सीपीयू की स्पीड के गैप को फिल करती है कैश मेमोरी। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज करना है। फिर सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों का डिफरेंस आपने मुझे बता दिया, सारे ही बता दिए ऑलमोस्ट, बहुत अच्छी बात है। प्रोसेसर देखो काम कैसे करता है, अगर मैं मेमोरी की हिरार्की देखूं ना तो काम कैसे होता है। प्रोसेसर जो है फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन कहाँ लेता है? कैश से, और कैश पर नहीं है तो कैश कहाँ से लेगा? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पर वो डेटा नहीं है तो कहाँ से लेगा? सेकेंडरी मेमोरी। दिस इज द मेमोरी हिरार्की, ऐसे एक दूसरे के साथ ये लिंक होता है। फिर आउटपुट डिवाइस, जैसे आपने बताया ना कि इनपुट टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो वीडियो, ऐसे आउटपुट भी इन टाइप्स में हो सकती है या इन फॉर्म में हो सकती है। देन वी डिस्कस्ड कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके लिए मैंने देखो आपको एक एग्जांपल करवाई थी। सुमेधा आप वो वाला लेक्चर देखना, आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्योंकि मेरा सीपीयू जो है वो आर्टिफिशियल ब्रेन है, प्रोसेसर दिमाग है, लेकिन उसको पता नहीं काम कैसे करना है, तो कहीं इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वहां से वो सीपीयू इंस्ट्रक्शन पढ़ता है और काम करता है। जहां पर ये इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा सिस्टम जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल किया जाता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज हो गया, आईओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि अगर ये मेरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में नहीं होंगे तो मेरा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं चलेगा, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे हो गए? जैसे व्हाट्सएप हो गया, या टैली हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, या एसएपी हो गया, ये सारे सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि अगर ये कंप्यूटर में नहीं भी होंगे तब भी कंप्यूटर तो चलेगा। हो सकता है कि आपके काम रुक जाए। तो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन, सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो फंक्शंस मैंने आपको करवाए हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में क्या क्या काम करता है, क्या करता है वो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक लिंक, आप ऐसे कह सकते हो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर में इंटरमीडियरी का काम करता है। फिर वो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो आपको पहला स्क्रीन कंप्यूटर पर दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करता है वो। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस का क्या बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक यूटिलिटी देता है जिसको हम एपीआई कहते हैं। एपीआई का यूज करके जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि बैक एंड पे कोई भी हार्डवेयर यूज हुआ हो, चाहे वो इंटेल का हो, चाहे वो एएमडी का हो, चाहे वो डेल कंपनी ने बनाया हो, चाहे वो एचपी कंपनी बनाया हो, चाहे वो लेनोवो ने बनाया हो, उस हार्डवेयर और जो प्रोग्रामर ने वो सॉफ्टवेयर बनाया, ओएस बीच में आएगा, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी अपने आप इंस्टैब्लिश कर देगा, राइट? तो सॉफ्टवेयर को पीछे हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कंपैटिबल भी कौन बनाता है? ओएस। इसको बोलते हैं हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हूँ ना, मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरा सॉफ्टवेयर एचपी के हार्डवेयर पे चलेगा, डेल के चलेगा या इसके चलेगा, नहीं, मुझे बस सॉफ्टवेयर बनाना है। ओएस ये काम अपने, उसकी कंपैटिबिलिटी अपने आप स्टैब्लिश कर देगा। फिर मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें कौन सा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है? वर्चुअल मेमोरी का। टास्क मैनेजमेंट में क्या एक्सप्लेन करना है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होता कैसे है? टाइम शेयरिंग। मैं अपने कंप्यूटर में 3 एप्लीकेशन एट ए टाइम चलाती हूँ। प्रोसेसर तो एक ही है ना, दिमाग तो एक ही है, फिर भी वो 3 एप्लीकेशन कैसे एक साथ चलाता है? वो तीनों एप्लीकेशंस में क्या करता है? थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड कर देता है। तो ऐसे क्या करता है कि पहले वो उसने गेम चलाई, फिर उसने सॉन्ग चलाया, फिर मैंने पीछे कॉपी करने के लिए भी रखा है, सबके लिए उसने थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड किया। और सभी एप्लीकेशन में वो इतना फास्ट स्विच होता है कि मुझे लगता है कि मेरी तीनों एप्लीकेशन एट ए टाइम चल रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग भी कौन करवाता है? ओएस। मैम
हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे सॉन्ग भी चल रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये टाइम शेयरिंग बहुत ही इतने सेकंड्स का डिफरेंस होता है, आपको फ़ील भी नहीं होता कि ये काम हुआ कि नहीं। तो वो मल्टीटास्क, दैट्स व्हाई मल्टीटास्क, अगर बीच में डिफरेंस ही आ गया फिर तो होगा ही नहीं ना। मतलब वो मैम इतनी जल्दी, मतलब उस कैश मेमोरी हुँ? मैम जो कैश मेमोरी है वो भी हेल्प करती है मल्टीटास्किंग में। कैश मेमोरी जो है उसको फटाफट इंस्ट्रक्शंस देती है, क्योंकि सॉन्ग, अगर सॉन्ग स्विच होना है, आप स्विच होके किस सॉन्ग पे जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी वो कैश पे पड़ी होगी। लेकिन ओएस, ओएस जो है, ओएस अब वो वाली इंस्ट्रक्शन जो है, जैसे कितना टाइम शेयर करना है, हर एक एप्लीकेशन में कितना टाइम शेयर करना है, वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रैम से उठ के कैश पर आ जाती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को वो पढ़ के प्रोसेसर काम करता है कि कितना हर एक एप्लीकेशन में, अगर कोई एप्लीकेशन हैवी होगी ना उसको वो ज़्यादा टाइम देगा। अगर वो एप्लीकेशन काफ़ी लाइट है कि ज़्यादा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक बार प्रोसेस कर दिया चलती रहेगी चलती रहेगी। मान लो कि आपको वो नहीं घुमाते थे, वेवलेट लेते हो ना, वो लट्टू से घुमाते हो आप, राइट? एक को घुमा दिया, दूसरे को घुमा दिया, तीसरे को घुमा दिया, जैसे ही पहला बंद हुआ इसको घुमा दिया, इसको घुमा दिया। ऐसे लगता है ना कि तीनों एक साथ चल रहे हैं, बट फिर आपने ऐसे टाइम डिवाइड किया कि तीनों आप क्या करते हो, तीनों को थोड़ा-थोड़ा टाइम देके ऐसे घुमाते हो कि लगता है कि तीनों एक साथ चल रहे हैं। पर एट अ टाइम तो आप एक को ही घुमाते हो ना, ऐसा ही सीपीयू भी करता है। वो बॉल्स नहीं है, मैजिक शो देखते हो, बॉल्स को ऊपर ले जाते एट अ टाइम 10 बॉल्स है, ऐसे घुमा रहा होता है। अब एक बॉल तो नहीं है, घुमा तो वो 10 रहा है, लेकिन सबको टाइम देता है। एक को उछालता है, जब तक वो वापस आएगी, वो दूसरे को उछाल देगा। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ऐसा ही प्रोसेसर करता है। ठीक है? आकाश, ठीक है बेटा? यस मैम। चलो। नेटवर्क कैपेबिलिटी क्या होती है? कि जैसे ही आपके आस-पास जितने ब्लूटूथ होंगे, आपके आस-पास जितने वाई-फाई होंगे, जैसे ही अपना नेटवर्क आप ऑन करोगे, वो सारे वाई-फाई को, ब्लूटूथ को कैच करता है ना। वो कैच कैसे करता है कि मेरे आस-पास कौन-कौन से नेटवर्क अवेलेबल है? वो ओएस बताता है सिस्टम को। ओएस, नेटवर्क कैपेबिलिटी। और जो आप जब अपना स्क्रीन ओपन करते हो तो यूजर पासवर्ड जो स्क्रीन पर लिखा आता है, वो भी कौन, ये सर्विस भी कौन देता है? आपका ओएस देता है। इससे क्या होगा कि जैसे सिस्टम ऑन होगा, या तो आप थंब इम्प्रेशन देते हो कोई सिस्टम से, अब अपने मोबाइल में ही देखो, वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है। अब फेस को रिकॉग्नाइज करना है, वो एग्जैक्ट फेस वो ही है जो उसमें स्टोर हुआ है। अब मुझे आकाश बताओ, ये कौन सी प्रोसेसिंग है? ये अर्थमेटिक है कि लॉजिकल प्रोसेसिंग है? आकाश बताओ। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। देखो, आप आपके मोबाइल में एक तो पैटर्न होता है, ठीक है? एक फेस रिकॉग्निशन का भी होता है ना, या थंब इम्प्रेशन का होता है। जैसे मेरे मोबाइल में फेस रिकॉग्निशन है, मेरे मोबाइल के सामने मेरा जैसे ही फेस आता है, मेरा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। अब मुझे बताओ, जो फेस रिकॉग्निशन है, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो उसने स्टोर कर रखा है। पहले स्टोर भी तो करना पड़ता है ना, वो आपको स्टोर करना पड़ता है। तो मुझे बताओ, जब प्रोसेसर ये चेक करेगा कि मेरा जो फेस है जो स्टोर हुआ है दोनों सेम है या नहीं, करेगा तो सीपीयू ही ना, प्रोसेसर ही करेगा। हाँ, वो जो फेस का डेटा है मेरे, वो कहीं स्टोर हुआ होगा। अब जो वो चेकिंग है, ये कौन सा प्रोसेसिंग है, अरिथमेटिक का लॉजिकल? मैम लॉजिकल होगा। हाँ, लॉजिकल है कि जो मेरा फेस है और वो ही है, दोनों इक्वल हैं कि नहीं। दोनों इक्वल होंगे, एएलयू ये प्रोसेसिंग करेगा, सीयू उसको बताएगा कि देख इस टाइम अरिथमेटिक प्रोसेसिंग नहीं करनी, इस टाइम कौन सी प्रोसेसिंग करनी है, लॉजिकल। आप डेटा को लेना, जो डेटा यूजर ने दिया है क्या दोनों सेम है, तो आप जो है आप मुझे बताना, अगर सेम है तो सेम होगा तो सिस्टम ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो ये लॉजिकल एक्सेस, ये सिक्योरिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? ये ओएस प्रोवाइड करता है। जो ये पैटर्न्स वगैरह होते हैं, जहां आपको थंब इंप्रेशन होते हैं, ये सारा कुछ ओएस में सेव होता है। फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल डिलीट की, कहां जाए? आपने शिफ्ट डिलीट की तो कहां जाए? अगर आप रिसाइकल से रिस्टोर करते हो तो रिस्टोर होके कहां जाए? तो सारी फाइल मैनेजमेंट भी कौन करता है? आपका ओएस। तो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ ओएस, योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आई ऑलरेडी डिस्कस, जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर होता है। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आपका एमएस ऑफिस है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपका एसएपी है जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है,
और आप अगर बैंक्स में जाते हो तो जैसे मेरा एक्सिस बैंक है तो वहां पर फिनेकल यूज होता है, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने सॉफ्टवेयर्स डेवलप करवा रखे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं। फिर हमने डिस्कस किया था डेटा रिसोर्सेज। अरे जो भी सॉफ्टवेयर है वो यूजर से क्या लेता है, डेटा लेता है। अब बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉयज, इनसे क्या लेता है, डेटा लेता है। अब वो डेटा लेके बैकएंड पर जाकर कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। आपको पता है बैकएंड पे जाके कैसे स्टोर होता है? सर्वर जानते हो सर्वर क्या होता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? हैंड रेज करो। मैम जो बहुत बड़े बड़े डेटास रखता है, बेसिकली मैम वो सीपीयू होता है, तो बहुत बड़े बड़े डेटास अपने में स्टोर कर देता है। सर्वर, एक्चुअल में सर्वर क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट जो हाँ सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। बिल्कुल, एक सेंट्रल पॉइंट है, आप कह लो कि एक सेंट्रल पॉइंट है जब जो जितना भी है, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा बहुत ज्यादा होता है, राइट। हमें किसी भी पॉइंट से उसको एक्सेस करना है। जैसे आपके एटीएम से, मुझे बताओ एटीएम आपको पता कैसे परफॉर्म करता है? मैं देखो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगी, अगर किसी को टेक्निकल पता हो तो मैं वैसे नहीं बताऊंगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे हर बच्चे को समझ में आए, इसलिए मैं बहुत आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ। जो एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन में कोई डेटा नहीं होता। वो सिर्फ आपसे क्या लेती है एटीएम मशीन? वो यूजर से सिर्फ इनपुट लेती है, फिर नेटवर्क के थ्रू ना वो बैकएंड पर जाके एक कंप्यूटर के साथ ज्वाइन होती है जिसको हम बोलते हैं सर्वर। मीन्स उस जो भी मेरी बैंक होगी उस सभी का डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। मेरी जो ब्रांचेस होती है ना, मेरी बैंक की ब्रांचेस, वो भी इसके साथ लिंक होती हैं, जितनी भी ब्रांचेस होंगी। और जब जो मैं घर पर इंटरनेट बैंकिंग करती हूँ ना, जब मैं उनकी साइट खोलती हूँ, जैसे ही साइट खोलती हूँ वो भी किससे लिंक हो जाता है? इस सर्वर से लिंक हो जाता है। तो अब देखो कि डेटा प्रोसेस कैसे होगा। जैसे मैंने एटीएम से अगर कुछ पैसा निकाला तो उसी टाइम वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जाएगी। अब ये सर्वर जो है ना, वो मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करेगा। इसके पीछे एक और कंप्यूटर लगा होता है जिसमें पूरा डेटा पड़ा होता है, इसको बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। ये पीछे लिंक होता है। इस सर्वर जो आगे वाला है ना, इसको एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं। इसका काम होता है सिर्फ प्रोसेसिंग करना। मीन्स जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया ना, मैंने 10,000 निकालना है, वो देखेगा कि इसका अकाउंट नंबर ये है, इसने 10,000 निकालना, पीछे से आपका डेटा उठाएगा। आपका डेटा उठा के उसको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में 4 लाख रुपीस है। अब वो क्या करेगा? वो डेटा उसने उठाया, अपने पास लेके आया, 10,000 उसमें से माइनस कर दिया, राइट। तो आपके अकाउंट में कितना रह गया? 3,90,000। मीन्स ये प्रोसेसिंग कर रहा है। अब ये 3,90,000 जाके बैकएंड पे सेव कर देगा आपके अकाउंट में, राइट। और आपको यहाँ पर जो है वो एक मैसेज दे देगा। मीन्स ये यूजर इंटरफेस और पीछे डेटाबेस, इसके बीच में ये एप्लीकेशन सर्वर काम करता है। अब जैसे मैंने ब्रांच में जाके बोला कि मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करो, तो वो जब इसको रिक्वेस्ट भेजेगा तो पीछे से ही उठाएगा ना वो डेटाबेस से। जहां से जैसे ही उसने डेटा उठाया तो कितना दिखाई देगा? 9,90,000, 3,90,000, तो वो यहाँ पर दे देगा। मीन्स एक सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा सेव हो रहा है। ये वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी है, आपने जो भी कमांड दी है उसको प्रोसेस करता है, लेकिन जिस डेटा पर उसने प्रोसेस करना है वो उठाता बैकएंड पे। ये सिर्फ सर्वर डेटा स्टोर करके रखता है, ये डेटा इसको देता भी है और इससे लेता भी है। ये सिर्फ सेव करके रखता है। इस पे प्रोसेसिंग जो है वो कौन सा सर्वर करता है? एप्लीकेशन सर्वर। अब हमने जो यहाँ पर रीड किया है, पहले हमने पढ़ा कि डेटा होता क्या है। क्या होता है डेटा? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी। जैसे मेरा नाम होगा, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पर सेव होगा, सब कुछ यहाँ पर सेव होगा। लेकिन जैसे मैं उससे स्टेटमेंट मांगती हूँ तो आपकी जो स्टेटमेंट आती है एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना, उसमें ऊपर आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, फिर सारी डेट्स होती है, फिर यहाँ पर बताया होता है कि कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना बैलेंस है। ये फॉर्मेट बनाता कौन है? ये फॉर्मेट बनाएगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन उसके लिए जो उसमें डेटा फिल होगा, जो बीच में डेटा फिल होगा, वो डेटा लेगा कहाँ? यहाँ से, सर्वर से।
वो डेटा लेके आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपको वो आपकी जो स्टेटमेंट है वो भेज देता है। तो डेटा बैकएंड पर सेव होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी, अदरवाइज यू कैन से रॉ बिट एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विद नो कंटेक्स्ट, जिसका कोई यूज नहीं होता। अगर मेरे को वैसे ही मेरा डेटा भेज दे, मीन्स ऐसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ भेजे और मुझे ऐसे भेज दे कि आपका अकाउंट नंबर ये है, आपके जितने भी डेबिट हुए वो ये हैं, फिर सारे क्रेडिट्स, फिर बैलेंस, अगर ऐसा भेजे तो कुछ समझ आएगा मुझे कि कब क्या हुआ था? पहले सारी डेट्स लिखी हुई हैं, फिर सारे डेबिट्स लिखे हुए हैं, फिर सारे क्रेडिट्स, तो उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं होता। एक ऐसी बिट्स एंड रॉ बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका कोई कंटेक्स्ट, कोई मतलब नहीं बनता, उसको हम डेटा कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है वो कर लो आप। डेटा मेरा क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो मैं मेजर कर सकती हूँ, क्वालिटेटिव जो मैं मेजर नहीं कर सकती। जैसे मेरे एम्प्लॉइज की लॉयल्टी, मेरे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उनको मैं क्या नहीं कर सकती, मैं मेजर नहीं कर सकती, वो काउंटेबल नहीं है। तो डेटा कैन बी एनी फॉर्म, क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। आप अपने सिस्टम में जब डेटा स्टोर करते हो तो नंबर ऑफ डेटा स्टोर करते हो, मींस बैंक जो है वो अपने एम्प्लॉयज का डेटा भी स्टोर करेगा, अपने कस्टमर का डेटा भी स्टोर करेगा, जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो डील करता है अपने प्रोडक्ट्स का डेटा भी स्टोर करेगा। तो नंबर ऑफ एंटिटीज के रिगार्डिंग, कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग वो डेटा स्टोर करता है। मिलके ये आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, मिलके क्या बनाते हैं ये डेटा बेस। Multiple tables or multiple files related to single entity is called database. Simple सी definition. अब बैकएंड पर जो DBMS है, DBMS जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो ये डिसाइड करता है कि कहाँ से डेटा देना है, कौन सा डेटा देना। मीन्स जैसे ही आपने प्रोसेस किया 3,90,000, 3,90,000 जो है वो किस फाइल में जाकर स्टोर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका पीछे जो DBMS एक सॉफ्टवेयर होगा जो कंप्लीट डेटा को मैनेज करता है। कि जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल नंबर चेंज किया, आपने रिक्वेस्ट करी कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो। अब मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए किस टेबल में जाके आपका मोबाइल नंबर चेंज होगा वो डिसाइड कौन करेगा? DBMS। अगर आपने अपना अकाउंट क्लोज करवा दिया, अकाउंट क्लोज करके अब आपके डेटा का क्या किया जाएगा, डोरमेंट अकाउंट हो जाते ना, क्या किया जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा? DBMS डिसाइड करेगा। मीन्स आपके डेटा को अपडेट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, एडिशन करना, इंसर्शन करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है? आपका DBMS। एक तरह से DBMS जो बैकएंड पे डेटा पड़ा होता है ना, उसके लिए सिक्योरिटी का काम करता है, वो ही सब कुछ पीछे चेंजेस करता है, कहाँ कौन सी चीज ले जाकर रखनी है, कहाँ से कौन सी चीज लाकर रख देनी है, वो सब कुछ DBMS डिसाइड करता है। और इन सबको हम अपने डिलीटिंग करना, इंसर्टिंग करना, ये है फंक्शंस ऑफ DBMS। ये सारे फंक्शंस बताए गए हैं। और कुछ आपको एग्जांपल हैं, MCQ पूछा जा सकता है कि बताओ DB2, MySQL, Oracle, SQL Server, these are some DBMS। DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू डेटाबेस बनाया जाता है। अब जब डेटा बनता है तो उसकी हिरार्की क्या होती है? तो मैंने क्या बोला कि आपको क्वेश्चन आए हिरार्की ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस कैसे बना? पहले ये एक टेबल है ना, ये पहले अकाउंट कोड उसमें डालेंगे, अकाउंट हेड और ग्रुप हेड। पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फील्ड्स। इनको फील्ड्स भी बोलते हैं, इनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। और जैसे अकाउंट है, स्टार्ट किससे हुआ? करैक्टर। करैक्टर से, पूरे करैक्टर से क्या बन जाता है? एक फील्ड। फील्ड में क्या डालते हैं हम? रिकॉर्ड। अगर बहुत सारे जब रिकॉर्ड्स डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? एक टेबल। और नंबर ऑफ टेबल्स क्या बनाते हैं? डेटा बेस। तो दीज आर द डेटाबेस। ये डेफिनेशन है आपकी हिरार्की ऑफ डेटाबेस की। क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। अब आ गया प्रोमिनेंट डेटाबेस मॉडल्स। अब मुझे ये बताओ, ऊपर तक जितना करवाया कोई डाउट है? देखो आज मैंने अब मैं रिवाइज करवाने जा रही हूँ आपको सम प्रोमिनेंट डेटाबेस मॉडल। प्रोमिनेंट डेटाबेस मॉडल, पहले तो ये सोचो डेटाबेस मॉडल होता क्या है। मैंने आपको अभी समझाया ना कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर से उसकी कमांड लेता है, फिर देखता है कि उसमें क्या प्रोसेसिंग करनी है। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, आप अपना ITR 1 भरते हो। ITR 1 तो शायद आपको टैक्सेशन में माइट भी करवाया होगा, आई डोंट नो।
ITR 1 भरने के लिए आप जो है वो इनकम टैक्स की साइट पर जाते हो, वहां पर अपनी कंप्लीट डिटेल देते हो। जो आप जहां से अपनी डिटेल दे रहे हो वो आपका एक इंटरफेस है जो वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। डिटेल देके जैसे ही आप उसको सबमिट करते हो, उस ITR को सबमिट करते हो, वो बैक एंड पर एप्लीकेशन सर्वर के पास जाता है। एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, आपकी कंप्लीट डिटेल चेक करता है, राइट। आपने जो भी सैलरी दी है, अब जो सैलरी आप दे रहे हो वो बैकएंड पे कहीं डेटाबेस में नहीं सेव है। हाँ, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका फॉर्म 16 अपलोड किया होगा तो डेटाबेस में सेव है, वहां से वो देख लेगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरा जो है वो TDS डिडक्ट नहीं हुआ, मैं बहुत स्मॉल सी फॉर्म है, मुझे 10,000 मिल रहा है, तब भी मैं ITR 1 भर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस में वो सेव नहीं होगा। तो एप्लीकेशन सर्वर जो है वो कंप्लीट आपका ITR 1 चेक करेगा। फिर आपको पता है ना, आपको मैसेज पॉपअप होता है कि आप अगर कोई फील्ड नहीं फिल करते हो तो वो रेड कर देता है उसको। तो वो जो रेड करता है वो कमांड बैकएंड से एप्लीकेशन सर्वर ही देता है कि भाई यहाँ पर आपने गलती की है, इसको फिल करो। फिर आप वहां पर अपनी TDS की डिटेल भी देते हो। अब वो TDS की डिटेल जो है एप्लीकेशन सर्वर बैकएंड पर जाके कहां पर चेक करेगा, डेटाबेस सर्वर। वो देखेगा जिस एम्प्लॉयर का टैन नंबर आपने उसको दिया है, क्या उस टैन नंबर के अगेंस्ट और आपका पैन जो आपने दिया हुआ है उसके अगेंस्ट कोई TDS डिडक्ट किया गया है या नहीं किया गया। अगर डिडक्ट किया गया है तो ओके है, नहीं किया गया होगा तो आपको 143 सबसेक्शन 1 के थ्रू जो इंटीमेशन आता है, आपका TDS जो है वो डिनाई कर दिया जाता है। तो जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस जो लिया है वो बैकएंड पे इस डेटाबेस सर्वर पर स्टोर होगा। अब इस सर्वर पर, अब बात ध्यान से सुनो, अब इस डेटाबेस सर्वर पर वो डेटा सेव कैसे होता है, किस फॉर्म में सेव होता है, मतलब कैसे पड़ा हुआ है वो डेटा, वो कैसे पड़ा हुआ है डेटा, वो किसी फाइल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, या किसी टेबल में लिखा हुआ है, कैसे डेटा बैग, और सारा डेटा आपस में लिंक कैसे है, तो उसको बोलते हैं हम अपना डेटाबेस मॉडल। कितनी तरह के मॉडल होते हैं, जैसे मॉडल हो गया मेरी कंपनी का डेटा है, अगर मैं कहती हूँ कि बैकएंड पे जाके स्टोर हो जाए, वो कैसे स्टोर हो, मेरे ऐसा करे वो एक कंपनी की फाइल बनाए, उसमें कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन रख दे, तो एक डेटा बन गया। फिर उसके साथ लिंक करे जितने भी मेरी कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब मेरी कंपनी का एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इनमें पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। फिर इस अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनका डेटा होना चाहिए। एम्प्लॉय 1, मान लो इसमें 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 का डेटा होगा इसके पास। इसमें एम्प्लॉय 3 काम कर रहा है, एम्प्लॉय 3 का डेटा होगा। इसमें एम्प्लॉय 4 काम कर रहा है। डेटा बैकएंड पे जाके ना, जैसे ही एम्प्लॉय 1 का कुछ भी चेंजेस होता है, सैलरी मिलती है, तो वो क्या करता है कि इसमें जाके चेंज कर देता है। तो बैकएंड पर ऐसे डेटा, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डेटा ऑन बैकएंड, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। के पीछे स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, कैसे सेव किया हुआ है। जैसे हम आप अपने घर में बुक्स रखते हो, मान ले आपने आपकी बुक्स आई, आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दी। अब देखो आपको बिल्कुल नीचे की बुक निकालनी है, ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में आपने ऐसे बुक्स रख दी, अब बिल्कुल नीचे वाली चाहिए तो कैसे करें, पहले ऊपर वाली हटाओगे, फिर नीचे वाली बुक को एक्सेस करोगे। तो मींस कैसे आपने बैकएंड पे अपना डेटा रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, आपका डेटाबेस मॉडल। बैकएंड पे कैसे स्टोर किया हुआ है, वो आपका डेटाबेस मॉडल होता है। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है ना, ये आपका हिरारिकल है, हिरारिकल डेटाबेस मॉडल। इसमें बैकएंड पे ऐसे फाइल्स बनाई होती है और ऐसे कनेक्टेड होती है। आकाश कुछ बोल रहे थे आप। मैम हम्म मैम मतलब इस डेटाबेस मॉडल में जैसे अगर एम्प्लॉय 1 की इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज है तो वो कंपनी की फाइल्स में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है। नहीं, वो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि कंपनी कंपनी के किस डिपार्टमेंट में, उसको क्लिक करूंगी, फिर उस डेटा को खोलूंगी, फिर एम्प्लॉय 1 में, फिर नीचे यहाँ पर चेंजेस करूंगी। ऐसे हिरार्की में ऐसे जाते हैं, मतलब डायरेक्टली एम्प्लॉय 1 को मैं एक्सेस नहीं कर सकती। मींस मेरे सामने जो है वो डेटा खुलेगा, पहले वो कंपनी का नेम वगैरह पूछेगा, फिर उस पर क्लिक करूंगी, फिर वो आगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट खोलेगा, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में, फिर एम्प्लॉय के टेबल पे जाऊंगी, फिर यहाँ पर चेंज करूंगी। तो ऐसे डेटा खुलता है इसका।
मीन्स रैंडमली आप एम्प्लॉय 1 के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो बैकएंड पे ऐसे फाइल जो है वो, जैसे मैंने बताया ना, एक बॉक्स है, बॉक्स ने आपने क्या किया, बुक्स रख दी। अब बिल्कुल लास्ट वाली बुक अगर आपको उठानी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाली बुक्स को मतलब ऊपर वाली बुक्स में से होके निकलना पड़ेगा आपको। ऐसे ही हिरारिकल में होता है, मतलब ऊपर से डेटा को नीचे 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 जाता रहता है, लिंक्ड होता है, आपस में लिंक्ड होता है। मान लो जो एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 1 अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर रहा है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहता है कि यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय 1 की इंफॉर्मेशन रखनी है, तो वैसे तो इस पूरे डेटाबेस में, ये पूरा डेटाबेस है, इस पूरे डेटाबेस में यहाँ पर E1 की इंफॉर्मेशन है तो है, यहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसे क्या कर ले, कनेक्ट कर दे, मतलब इस फाइल को इस फाइल के साथ कनेक्ट कर दो। पर जो हिरारिकल डेटाबेस मॉडल होता है ना, उसमें ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। इट मींस, अगर मैंने आपको बोला था, ध्यान से देखो इस मॉडल को, इसमें जो ऊपर वाली इसको पेरेंट नोड कहते हैं, और जितनी भी नीचे होती हैं इनको चाइल्ड नोड कहते हैं। तो पेरेंट एक है, उसके नीचे कितने भी बच्चे हो सकते हैं, मतलब 1 to many का रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ देखो, E3 का पेरेंट कौन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक है ना ऊपर पेरेंट, और नीचे बच्चा भी एक है, 1 to 1 रिलेशनशिप। मीन्स हमेशा ऊपर 1 होगा, नीचे मैनी जब 1 हो सकता है, 2 ही टाइप के रिलेशनशिप सपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये लिंक ऐसे नहीं बन रहा। अब E1 का अकाउंट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट 2 पेरेंट नहीं हो सकते, ये हिरारिकल में पॉसिबल नहीं था। मीन्स इस डेटाबेस में क्या दिक्कत आती थी कि अगर एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए काम करता था, तो हमें उस एम्प्लॉय का 2 बार डेटा स्टोर करना पड़ता था, जिससे क्या होता था कि इनकंसिस्टेंसी बहुत बढ़ जाती थी। और क्या होती थी, इनकंसिस्टेंसी होती थी और डुप्लीकेसी होती थी। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। ये दोनों चीजें इसलिए होती थी क्योंकि ये 1 to 1 और 1 to many के रिलेशनशिप को ही सपोर्ट करता था। ये इसका ड्रॉबैक था। इस ड्रॉबैक को ओवरकम किसने किया, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल ने। इसने जो दिया है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा बताऊं ना कि कंपनी है, कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया उसने। 3 डिपार्टमेंट्स है। अगर डिपार्टमेंट 1 में एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 का रिकॉर्ड सेव हो रहा है, इसमें एम्प्लॉय 3 का रिकॉर्ड सेव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय 1 जो है डिपार्टमेंट 2 के लिए भी काम कर रहा है, तो इसका ऐसे रिलेशनशिप बन जाना चाहिए। अब एम्प्लॉय 1 जो है 1, और यहाँ पर पेरेंट्स कितने हैं 2, तो एम्प्लॉय 1 के लिए मैनी है, और इसके 2 बच्चे हैं, इसके भी 2 है, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया ना। बस इतना चेंज किया उसने, सिर्फ क्या है, मॉडिफिकेशन किया है हिरारिकल मॉडल। ऐसे ये क्या समझा रखा है उन्होंने, सीधा आप एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू नेटवर्क रिलेशनशिप को समझाओ कि नेटवर्क रिलेशनशिप के में क्या होता है कि एक रिकॉर्ड एक से ज्यादा जो है पेरेंट नोड्स के साथ, अबव नोड्स के साथ अटैच हो जाता है, जिससे कि सारे रिलेशनशिप बन जाते हैं। 1 to 1 भी बन जाता है, 1 to many भी बन जाता है, मैनी टू मैनी और मैनी टू 1 भी बन जाता है। मैम हाँ जी बोलो। मैम डेटाबेस मॉडल की नीड ही क्यों है? डेटा बैकएंड पे सेव होगा, कैसे सेव होगा, आप अगर किसी भी कंपनी में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वेयर हाउस आप देखो, वेयर हाउस में क्या रखे होते हैं, प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, राइट। प्रोडक्ट का बैकएंड पर अरेंजमेंट कैसा है, वो डिसाइड करता है कि हम उस प्रोडक्ट को कितनी एफिशिएंटली जो है वो क्या कर सकते हैं, उधर से कैरी कर सकते हैं, मीन्स उठा के कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी केमिस्ट शॉप, छोटी शॉप पे भी जाओ, तो वहां पर जो मेडिसिन का अरेंजमेंट होता है ना, वो पर्टिकुलर एक वे में किया होता है कि यहाँ पर ये वाली मेडिसिन होंगी, यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर ये। अगर आप बैकएंड पर डेटाबेस का ठीक ढंग से अरेंजमेंट नहीं करो, तो आप देखो बैंक का कितना डेटा होता है। अगर बैकएंड पर एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को पीछे से डेटा मिलेगा ही नहीं, वो ढूंढता ही रहेगा, अरे ये डेटा था कहाँ, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। आपके घर में मम्मी ने सारा सामान प्रॉपर रखा होता है, उन्होंने क्या, आपके कपड़े अलग, आपके भाई बहन के कपड़े अलग, अपने अलग, ठीक है, और ऐसे ही जितने भी सीजर्स ये वो अलग रखी होती। ऐसा करो ना, एक अलमारी लो, सब में ऐसे रख दो, क्या होगा, चीजें मिलेंगी ही नहीं, घर में चीज होते हुए भी नहीं मिलेगी। इसलिए बनाया जाता है, ये
इसलिए ये अरेंजमेंट किया जाता है कि जो भी डेटा फ्रंट एंड से आएगा वो बैक एंड में कहाँ पर जाएगा और आपस में लिंक कैसे होगा, इसलिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखो आप, वेयर हाउस देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट वहां पर पड़े होते हैं, आप उनको एक प्रोडक्ट बोलो वो एकदम से जाकर उसी कोने में जाके वहां पर आपके प्रोडक्ट को उठा के ले आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इस सेक्शंस में होगा। तो उससे क्या होता है कि उस डेटा को एक्सेस करने का टाइम जो है वो कम से कम लगता है। दिस इज द रीजन कि बैकएंड पे क्या होता है कि एक अरेंजमेंट किया जाता है डेटा का। ठीक है, आप जाते हो ना बड़े बड़े बिग बाजार में जाते हो, आप बोलते हो भैया ये इस वाला सामान कहाँ होगा, वो एकदम से आपको बता देता है कि ये इस सेक्शन में होगा, क्योंकि वहाँ अरेंजमेंट होता है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी होगी। इसी के लिए हमें एक डेटाबेस मॉडल की भी जरूरत पड़ती है, वो भी तो एक तरह से सामान ही है ना, सॉफ्टवेयर ले जाके पीछे रखता है, और रखेगा कैसे वो डिपेंड करता है कि बैकएंड पे मॉडल कौन सा यूज हुआ है। अभी हमने 2 मॉडल किए हैं, एक और मॉडल है हमारे पास, कौन सा, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो इसलिए जरूरत पड़ती है हमें मॉडल्स की। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है ये काफी यूज होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि डेटा को हम टेबल की फॉर्म में रखते हैं। बैकएंड में जो डेटा स्टोर होता है ना जाके, वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और ये टेबल्स आपस में लिंक होते हैं। अब कोई हिरार्की नहीं बन रही कि पहले ये टेबल आएगा फिर ये टेबल, ना, टेबल ऐसे ही पड़े होते हैं। आप किसी भी टेबल के किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ऊपर वाले जो 2 मॉडल्स थे ना, उनमें क्या दिक्कत थी कि उसमें सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकता था, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में रैंडम एक्सेस हो सकता है। मींस कभी भी कोई भी फाइल, आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि कंपनी का नेम ये है, डिपार्टमेंट ये है, आप जस्ट एम्प्लॉय कोड डालो, आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा। आपको कंपनी का कोड नहीं बताना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट का कोड नहीं बताना पड़ेगा, आप सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली एम्प्लॉय का कोड बताते हो, एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा। तो ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जिसमें डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। अब बैकएंड पे देखो आकाश, जो डेटा का अरेंजमेंट है ना वो टेबल्स में है, टेबल में डेटा रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। और एक आपका आता है, मैंने ये क्या कहते हैं प्रिया और स्मेधा आपको लास्ट क्लास में समझा रखा है, उसमें से रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आप ढंग से पढ़ लेना कैसे था। आज सिर्फ मैं आपको करवाने जा रही हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, इधर उधर दिमाग नहीं, अब बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान दो। क्या होता है ऑब्जेक्ट डेटाबेस मॉडल? अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे आप अपना जीमेल का अकाउंट एक्सेस करते हो, ठीक है, आपकी मेल्स एक तरह से डेटा ही है ना बैकएंड पे। जीमेल का अकाउंट, प्रिया, क्या आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो और सेम टाइम में आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल है? यस मैम। ठीक है, एट ए टाइम, मतलब एक ही डेटा है, 2 प्लेसेस पर एक्सेस हो रहा है। अच्छा कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जो इनकम टैक्स की साइट है, आप एक प्लेस पर लॉगिन हो जाते हो तो क्या दूसरे प्लेस से लॉगिन हो पाते हो कि आपको कोई मैसेज देता है? आती है कोई प्रॉब्लम? क्या दोनों प्लेसेस पे वो लॉगिन होने देता है मैम आपको? वो लॉग आउट कर देता है दूसरी जगह हाँ से। जी, दूसरी जगह से वो लॉग आउट कर देता है। अब बात समझो, जैसे जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट में जो आपका डेटा स्टोर होता है ना, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अगर किसी ने C++ किया हुआ है, वहां उसको पता होगा, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ICAI, अगर उसने अपना डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है तो क्या होगा? अब उसको ये तो पता है कि एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो, हर एक से हम उसका नेम तो पूछेंगे ही पूछेंगे, उसका एड्रेस भी पूछेंगे, राइट, और उसका डेट ऑफ बर्थ भी पूछेंगे, उसका मोबाइल नंबर भी पूछेंगे। मतलब ये कुछ फील्ड्स तो कॉमन है जो तो इससे भी पूछे जाएंगे, इससे भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो फील्ड होते हैं वो इनके अपने अपने होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ना ऐसे बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। आप ऑब्जेक्ट को एक टेबल की तरह ही बोल लो, पर्सनल इंफॉर्मेशन का वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें ये सारे फील्ड रख देते हैं। जैसा मैं समझाऊं वैसा वैसा समझना है, ध्यान दो।
वो उसमें क्या करते हैं कि नेम, जैसे ही ये पर्सनल इन्फो इन्वोक होगा, कहीं भी पर्सनल इन्फो, ये क्लास बन जाती है। मैंने आप टेबल समझो, ये एक टेबल बन गया, पर्सनल इन्फो टेबल बन गया, उसमें नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल है। अब वो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय को के लिए पहले तो वो एम्प्लॉय आईडी लेंगे। अच्छा, उसके बाद तो यही वाली इंफॉर्मेशन पूछनी है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे पर्सनल इन्फो। बस इतना लिखने पर वो अपने आप ये चारों फील्ड पूछ लेगा। फिर एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन ये वो अपने आप बताएंगे, खत्म हो गया। फिर वो स्टूडेंट का डेटा बनाएंगे। स्टूडेंट का डेटा बनाने के लिए स्टूडेंट आईडी, बाकी तो यही इंफॉर्मेशन है ना, दोबारा से यूज कर लिया। पर्सनल इन्फो, जैसे ही वो पर्सनल इन्फो ऑब्जेक्ट जो है ना बुलाया जाएगा, वो सारी चीजें ये वाली पूछेगा। अब मुझे ये बताओ, क्या नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत पड़ी? वो क्या किया, उसने यहीं से ही उसको कॉल कर लिया। मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है ना, उससे क्या होता है कि जो डेटा आपने क्रिएट किया है वो रीयूज होता रहता है, रीयूजेबिलिटी आती है। ये वर्ड याद रखना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में जो आप डेटा बनाते हो उसको आप बार बार रीयूज कर सकते हो। अगर एक डेटा बहुत जगह पर यूज हो रहा है तो आप एक बार वो बना के रख लो, जहां जहां जरूरत है आप वहां वहां उसको कॉल कर सकते हो। अगर आप RDBMS एक्सेस, मैंने MS एक्सेस करवाया था, वहां पर मैंने स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव की थी कि उसका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय का टेबल बनाऊंगी, क्या इन फील्ड्स को मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मतलब RDBMS में रीयूजेबिलिटी ऑफ डेटा नहीं होता। सिर्फ ये रीयूजेबिलिटी डेटा कहाँ पर आता है? ODBMS में। और ODBMS का और फायदा पता क्या है? RDBMS ना सिंपल डेटा को स्टोर करता है, लेकिन अगर आपको इमेजेस, ठीक है, वीडियोस, मतलब कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्टोर करना है ना, तो वो सिर्फ ODBMS में ही होता है। वीडियोस और इमेजेस जो है वो सिर्फ आपका ODBMS। एक तो दो चीजें आपको याद रखनी है अगर ODBMS में आ जाए, एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा को स्टोर कर लेता है, जैसे ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस हो गया। और सेकंड, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और क्या हो जाता है कि आपके डेटा में क्या आ जाती है? रीयूजेबिलिटी। अब मैंने जो जीमेल की आपको एग्जांपल दी थी ना, उसमें क्या था कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना, आपका डेटा, उसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब जैसे ही जीमेल को आप एक्सेस करते हो, आपके मोबाइल में जब एक्सेस किया तो वहां पर भी ओपन कर दिया, सब कुछ वो वहां पर भी कॉल कर देता है। जैसे ही आपने लैपटॉप में किया और वहां, अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप किसी डेटा में रीयूजेबिलिटी बार बार वो यूज हो पाए तो उसको ODBMS में क्रिएट करो। अगर आपको लगता है कि रीयूजेबिलिटी नहीं, एक ही प्लेस पर इसको एक्सेस किया जा सके, तो फिर आप उसको क्या करो, उसको RDBMS में क्रिएट करो। ये 3 वर्ड लिख लो। अगर आपको ODBMS आ जाए तो ये तो लिखना ही लिखना है, क्या कि ODBMS कॉम्प्लिकेटेड डेटा को स्टोर करता है, और जहां इसमें डेटा जो स्टोर होता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, और इससे क्या होता है, डेटा में रीयूजेबिलिटी आती है। आप डेटा के ऑब्जेक्ट्स को बार बार कहीं भी रिकॉल कर सकते हो। ये वाला लिख लो आप। देखो इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने RDBMS करवाया, देखो मुझे 2 टेबल्स बनाने हैं। एक बनाना है जिसमें मेरे एम्प्लॉयज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेव हो, एक बनाना है जिसमें मेरे स्टूडेंट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेव हो, एक टेबल बनाना है जिसमें मुझे स्टूडेंट की फीस रखनी है, एक बनाना है जिसमें मुझे एम्प्लॉयज की सैलरी रखनी है। अगर यही काम आप RDBMS में करोगे, अगर मैंने बोला ना MS एक्सेस में करना है, तो मुझे बताओ आकाश, कितने टेबल बनाने की जरूरत है? पहले एम्प्लॉय का टेबल बनाओगे, टेबल बनाना सिखाया था ना, एम्प्लॉय का टेबल बनाओगे, एम्प्लॉय आईडी, अभी डेटा नहीं सेव हो रहा, अभी टेबल बन रहा है। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मान लो ये नहीं लिखा, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, चलो ले। फिर स्टूडेंट का बनाओगे, स्टूडेंट का आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब मुझे ये बताओ, ये जो 3 फील्ड है, क्या ये दोनों कॉमन नहीं है? ये तीनों फील्ड कॉमन नहीं है? मैं चाहती हूँ कि एक बार ही नाम दूं और ये फील्ड यहाँ भी यूज हो जाए, यहाँ भी यूज हो जाए, पर टेबल के केस में ये पॉसिबल नहीं है।
ये टेबल वाले रिलेशनल डेटाबेस में पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो अलग अलग टेबल के अपने अपने फील्ड होते हैं। जो डेटाबेस हमारा टेबल फॉर्म में होता है उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। ये सिर्फ किस में पॉसिबल हो पाता है, ये पॉसिबल होता है ओडीबीएमएस। अब देखो ओडीबीएमएस में जैसे मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगी ना, सेम डेटाबेस क्रिएट करना है। मैं ऐसे करूंगी, मैं एक बनाऊंगी पर्सनल इन्फो का। अब यहाँ आप इसको टेबल बोल रहे हो, अब यहाँ पर मैं इसको क्या बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट। यहाँ टेबल बोला जाता है, यहाँ क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। बनाना यहाँ भी ऐसे ही है, सॉफ्टवेयर खुलेगा मैं बनाना शुरू करूंगी, यहाँ मैं लिखूंगी नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऐसे लिख दूंगी। फिर मैं बनाऊंगी एम्प्लॉय का और उसमें दूंगी आईडी और पर्सनल इन्फो लिख दूंगी। ये सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ भी पहले आपने टेबल क्रिएट किया था ना, ऐसे यहाँ पर भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। और फिर मैं बनाऊंगी स्टूडेंट का, लिखूंगी आईडी और पर्सनल इन्फो। मुझे बताओ, अब यहाँ पर ये तीनों फील्ड 2 बार मुझे लिखने पड़े। यहाँ पर मैंने ये तीनों फील्ड एक बार लिखा, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को खोलूंगी ना, ओपन करूंगी, तो मेरे पास ये ऐसे खुल के आएगा। यहाँ आईडी लिखा होगा, फिर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। यहाँ मैं रिकॉर्ड फिल कर दूंगी। ऐसे ही फिर जैसे मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ओपन करूंगी ना, वो ऐसे खुल के आएगा, आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो दिया तो मैंने ये फील्ड एक बार में ही था, पर जैसे ही मैं टेबल, जब वो फाइल खोलती हूँ तो ये दिखते कहाँ पर है, 2 बार दिखते हैं। एक बार मुझे एम्प्लॉय में भी दिखते हैं, एक बार स्टूडेंट में भी दिखते हैं। पर टेबल में मुझे ये चीज 2 बार करनी पड़ेगी, 2 बार लिखनी पड़ेगी। इस टेबल में भी लिखनी पड़ेगी, इसमें भी लिखनी पड़ेगी। दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है। हाँ हाँ बोलो, हम इस आंसर को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? किसको आंसर? हाँ वो तो बता रही हूँ, मैं तो तुझे समझा रही थी। अब आरडीबीएमएस का तो आंसर पता है तुम्हें कैसे लिखना है। अब जो इसके आंसर को प्रेजेंट करना है, आपको 3 चीजें सिर्फ याद रखनी है। कौन सी 3 चीजें? लिख लो। फर्स्ट तो इट स्टोर्स द कॉम्प्लिकेटेड डेटा, मींस वीडियो, ऑडियो, इमेजेस। एक ये लाइन आपकी जरूर आनी चाहिए उसमें। दूसरा आपने लाइन लिखनी है, इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लाइन जरूर आनी चाहिए। डेटा हैविंग अ फीचर ऑफ रीयूजेबिलिटी। ये 3 लाइंस में आप अपने आंसर को, इसके अलावा भी बताऊंगी, अगर कुछ भी ना ओडीबीएम में समझ ही ना आए, ये 3 चीजें याद रख लो बस। क्या क्या? इट स्टोर्स द कॉम्प्लिकेटेड डेटा, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस। नेक्स्ट, इट स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, इट हैविंग अ फीचर ऑफ, कौन सा फीचर है इसमें? रीयूजेबिलिटी। ये 3 लाइनें भी लिख दोगे और एक आप कोई एग्जाम्पल दे दोगे तो काम चल जाएगा आपका। इतना तो कर लोगे, लिख लिया। आरडीबीएमएस में क्या लिखना है मुझे बताओ, उसमें डेटा स्टोर किस फॉर्म में होता है? डेटा स्टोर इन फॉर्म ऑफ टेबल। फिर टेबल्स की आपने ये वो देनी है एक्सप्लेनेशन, कि टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं, इसमें जो कॉलम होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उसमें जो रो होती है उसको हम डोमेन कहते हैं, उसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। फिर आप टेबल की डेफिनेशन दे दो। फिर आप क्या दोगे कि इसमें रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो क्रिएट करना बहुत सिंपल होता है। और कितनी तरह के रिलेशनशिप होते हैं? इसमें 4 रिलेशनशिप होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many और many to 1। ये बताना है। तो आप आरडीबीएमएस के क्या क्या बताओगे? इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इन दैट फॉर्म ऑफ टेबल होता है। टेबल क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स से बना होता है। टेबल को हम रिलेशन कहते हैं, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, रोज को हम डोमेन कहते हैं, और ये चारों तरह के रिलेशनशिप बनते हैं। इतना लिख दोगे बहुत है आरडीबीएमएस। दैट्स इट। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप देखो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की, मैं चाह के भी आपको उतने अच्छी तरह नहीं समझा पाऊंगी। मैं जितना समझा सकती हूँ मैंने आपको उतना बता दिया, और इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा डिटेल में जाके फायदा भी कुछ नहीं है। मैम बोलो वो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट सेकंड वाला समझ नहीं आया, मतलब ऑब्जेक्ट क्या बेटा। है? जैसे यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? टेबल। टेबल। हिरारिकल और नेटवर्क में किस फॉर्म में होता था डेटा स्टोर? फाइल्स में। याद रखना, उसमें डेटा जो स्टोर होता है ना, पीछे फाइल बनती है।
जहाँ जो डेटा स्टोर होता है ना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट का कोई नाम देते हो, फिर ब्रैकेट डालते हो, फिर ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स डालते हो और उसमें फील्ड लिखते हो, ऐसे होता है वो। अब मैं इसमें कैसे समझाऊं? आपको बस इतना याद करना है। ऐसे ऑब्जेक्ट टेबल कैसे बनता है वो तो एक्सेस में आपने देख लिया कैसे होता है, कि यहाँ फील्ड नेम दे देते हैं, फिर उसकी डाटा टाइप। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे बनते हैं, ऐसे मैं दूंगी नेम टेक्स्ट, ऐसे दूंगी। ये ऐसे बनता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें लिखना पड़ता है हमें। तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम जो गूगल फॉर्म्स होते हैं, जैसे हम कोई गूगल फॉर्म बनाते हैं, हम्म तो उस केस में तो फिर हमारा यही वाला जो फाइल टाइप वाला है, इसमें उसमें तो नहीं चलता होगा ना? गूगल फॉर्म स्पेसिफाई आप कैसे दोबारा करें? बताओ, गूगल फॉर्म। मैम जैसे हमने कोई गूगल फॉर्म बनाया, जिसमें जैसे हम्म मेरे को लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, तो हम्म उसमें तो फिर स्पेसिफिकली यही फाइल वाला चलता होगा ना मैम? जैसे क्योंकि उसमें तो हमने स्पेसिफाई कर दिया नहीं बेटा, कि जो ये वाली मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो तो आपकी फाइल्स बैकएंड पे सेव होती है ना। वो फाइल को किसी पर्टिकुलर जगह पर ले जाकर सेव करता है, आपकी वीडियो जो ऑडियो। अब वीडियो ऑडियो बैकएंड पे जो सेव होती है, तो ऑब्वियसली वो सेव करता है, तो पीछे जो डेटाबेस यूज होता होगा वो कौन सा होता होगा? ODBMS ऑब्वियसली। क्योंकि RDBMS इन टेबल्स में वो शक्ति नहीं है कि आपकी वीडियो ऑडियो ये सब कुछ सेव कर सके। तो आज इंटरनेट के थ्रू जो इतना डेटा वो कलेक्ट कर रहा है आपसे और उसको बैकएंड पर सेव कर रहा है, जैसे मेरी वीडियो यूट्यूब पर सेव होती है, कहीं ना कहीं जाके सेव होती होगी ना, आप एक्सेस करते हो किसी भी टाइम। यस तो मैम। ऑब्वियसली जो उन्होंने डेटा पीछे बैकएंड पे बनाया है वो किस फॉर्म में होगा? ODBMS में। हाँ, ये सब कुछ इंटरनेट के थ्रू डेटा इतना ट्रांसमिट हो रहा है, वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आज की डेट में जितनी भी कंपनीज हैं वो ODBMS डेटाबेस को यूज कर रही हैं। तो आप हम्म मैम डी मतलब ये वाला आपने शायद पहले बताया था एक बार, लेकिन वो डीबीएमएस जो होता है वो एक्सेल नहीं होता ना? DBMS कभी एक्सेल नहीं होता, क्यों मैम? क्योंकि DBMS वो होता है, DBMS जो जिसमें के सिर्फ जो है डेटा स्टोर हो, लेकिन वो प्रोसेसिंग मींस एक ही सॉफ्टवेयर। DBMS वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो सॉफ्टवेयर में ऐप प्रोसेसिंग अलग होती हो और डेटा अलग जाके स्टोर होता हो, उसको बोलते हैं DBMS। एक्सेल जो है ना, एक्सेल की फाइल जो है, एक्सेल की फाइल ही आपके डेटा को जो है प्रोसेस करती है और अपने बीच में ही स्टोर करती है। पर MS एक्सेस एक्सेस जो है वो जो है सिर्फ डेटा को, उसकी जो एक्चुअल में प्रोसेसिंग होती है ना, फ्रंट एंड, अगर एक्सेस के थ्रू आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो फ्रंट एंड में जो है वो एप्लीकेशन अलग होती है और पीछे डेटा जो स्टोर होता है वो अलग होता है। मतलब अलग अलग पार्ट, सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट हो जाते हैं। मीन्स एक होगा जो डेटा को देखेगा, दूसरा होगा जो सिर्फ उसको प्रोसेस। लेकिन एक्सेल जो है, एक्सेल ही अपने डेटा को स्टोर भी करता है, उसको प्रोसेस सेव भी करके रखता है। एक्सेल अपने आप में खुद ही ये सब कुछ काम करता है, इसलिए वो DBMS नहीं है। एक्सेल को किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके उसको एज ए डेटा DBMS यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे C++, जावा, अगर आपने लैंग्वेज सुनी हो, अगर इनके बैकएंड पर डेटा सेव करना है ना, तो बैकएंड पर आप एक्सेस और ओरेकल का तो यूज कर सकते हो, आप एक्सेल का यूज नहीं कर सकते। वो एज ए DBMS काम नहीं करेगा। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के देखो पॉइंट ऑफ व्यू से है, आकाश। मीन्स अगर मुझे आज कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं कहती हूँ कि मेरा डेटा स्टोर हो बैकएंड पे जाके। अब डेटा स्टोर करने के लिए मैं एक्सेल का यूज नहीं कर सकती, मैं MS एक्सेस का तो यूज कर सकती हूँ, इसलिए एक्सेल को हम DBMS नहीं बुलाते हैं। चलो आगे, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेगा आपसे। ओके मैम। ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सीधा सीधा याद रखो, ODBMS में क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब अगर मैं आपको इसमें इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन बताने लगूं बेहोश हो जाओगे, मैं जितना बता रही हूँ उतना समझो। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स में डेटा स्टोर किया जाता है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा को भी स्टोर कर लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा मेरा क्या हो गया, जैसे इमेजेस होगी, ऑडियो हो गया, वीडियो, इसको भी ये स्टोर कर लेता है। और क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप दोबारा दोबारा यूज कर सकते हो। कहाँ लिखा है, मैं ये देख लेती हूँ। नहीं, ये यहाँ, या ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो जो एक स्पेसिफिक टाइप का वर्क करता है।
जैसे इसने जो एग्जांपल दिया, अगर मैं इसको समझाऊं ना, कहता है जैसे एक कंपनी है, उसमें एक इंजीनियर का उसने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इंजीनियर का उसने नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट डेट, करंट जॉब, ये सब कुछ असाइन कर दिया। जैसे ही वो अपना करंट जॉब अगर सिविल सिविल डालता है तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वोक हो जाता है। जैसे ही सिविल जॉब्स को वो यहाँ पर क्लिक करता है तो सिविल जॉब उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा कि उसने अब काम कर, क्योंकि इंजीनियर जो है वो हो सकता है वो सिविल जॉब्स भी करता हो, ठीक है, हो सकता है वो कोई आर्किटेक्ट का काम करता हो। देखो इंजीनियर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं। अब एक कंपनी में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स का ये वाला डेटा तो सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी कोई जॉब डिसाइड करता है कि वो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, वो अपने आप ऑब्जेक्ट इन्वोक हो जाए यहाँ पर। मीन्स ये कॉमन, मतलब मैकेनिकल जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो तो हर इंजीनियर के लिए सेम रहेगा ना, उसको एक जगह पर सेव कर दो। जैसे कोई अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बोर्ड देता है वो अपने आप फील्ड्स इन्वोक हो जाते हैं। उसने ये एग्जांपल दे रखी है, मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, ठीक है, कि जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नेम, एड्रेस और बर्थ डेट तो सबकी सेम होगी। बाकी जो है हम एम्प्लॉय का जेट सी डेटा बनाते हैं उसमें भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन्वोक कर लेते हैं, स्टूडेंट का बनाते हैं उसमें भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन्वोक कर लेते हैं। उसने ये कहा है कि इंजीनियर के ये फील्ड्स तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन सिविल जॉब का जो डेटा होता है वो अलग होगा, और मैकेनिकल इंजीनियर का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है अलग होगा, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होगा। इनके ऑब्जेक्ट्स बना के रख दो, क्योंकि एक बार ही तो डालना पड़ेगा, सबका तो सेम ही होगा। जैसे कोई इंजीनियर अपना करंट जॉब वो लिखता है, वो वाला ऑब्जेक्ट इन्वोक होके उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वहां पर नजर आ जाती है। तो उसने ये वाला एग्जांपल आपको कोट कर रखा है। वो 3 लाइंस आपको याद रखनी है बस, जो मैंने आपको बताया है। अब आप आ जाइए एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। फायदा क्या हुआ? देखो आप फायदा ना, नुकसान नहीं देखना। जब आपको वो फायदे पूछे ना डीबीएमएस, ऊपर के सारे डीबीएमएस हैं। डीबीएमएस वो आपको बताया है कि जो भी है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, मतलब एसक्यूएल, ओरेकल, ये सारे डीबीएमएस है। इनका क्या फायदा है, फायदा बताना है। अब उसके वो नहीं देखना आप कि नहीं मैम वो वाला तो इनकंसिस्टेंसी थी। जब आप किसी का फायदा बताओ तो सिर्फ उसकी खूबियां देखो। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो बहुत बोलता है, अब अगर मैं उसका फायदा पूछूं तो आप बोलना बहुत बोलता है और दिल लगाई रखता है। अगर नुकसान पूछूं तो बहुत बोलता है, इरिटेट करता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो मीन्स अभी वो फायदा पूछ रहा है, तो डीबीएमएस के जितने भी मैंने वहां फायदे गिनाए ना, सब लिखने हैं। डेटा शेयर होता है कि नहीं, एक जगह पर डेटा रख देते हो तो दूसरी जगह पर आप उसी सेम डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो इसलिए परमिटिंग डेटा शेयरिंग, आप डेटा कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। एक टेबल बना लो, आप एक से ज्यादा जगह पर आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी क्या होता है? डुप्लीकेसी। जैसे आपने एम्प्लॉय 1 का डेटा एक प्लेस पर सेव कर दिया, अगर वो डिपार्टमेंट 1 और 2 दोनों के लिए काम कर रहा है तो सेम डेटा वो एक्सेस वहां पर भी हो सकता है। इसलिए डीबीएमएस ने उस डेटा को क्या किया, रिड्यूस किया। अब आप ये मत बोलो कि हिरारिकल में नहीं था। मैंने क्या बोला, जब वो एडवांटेजेस पूछे आप सिर्फ क्या बताना, उसके फायदे। उसने इसको कम किया। इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, जो डीबीएमएस है मैंने आपको पहले ही बताया, वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। मींस कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आपका पिन पासवर्ड मैच नहीं करता। डेटाबेस आपको आपके डेटा को जो है एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता। प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी, क्योंकि डेटा एक प्लेस पर ही सेव होता है, एक ही जगह पर सेव होता है। आप चाहे एटीएम से अपने डेटा को एक्सेस करो, चाहे आप अपने ब्रांच से डेटा को एक्सेस करो, आपको सेम डेटा ही हर जगह पर दिखाई देता है। इट मीन्स आपके डेटा में क्या आ जाती है, कंसिस्टेंसी आती है। एक तरह का डेटा ही आपको हर प्लेस पर दिखाई देता है। डीबीएमएस होने से आपका डेटा जो है जब आप एक्सेस करते हो बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो जाता है। मींस आज अगर आपको बोला जाए कि अपनी बैंक स्टेटमेंट जहाँ लास्ट की 10 ट्रांजैक्शन कितनी हुई हैं, आप उसकी जो है वो स्लिप निकाल के लाओ, तो अपने आप ही ये काम कर लेते हो।
क्योंकि डेटाबेस कोई और मैनेज कर रहा है, एप्लीकेशन ने आपको इंटरफेस दे दिया, आप बस ऑप्शन पर क्लिक क्लिक करते हो, वो एप्लीकेशन अपने आप उस डेटा को उठा के आपको प्रोवाइड कर देती है। तो आज की डेट में हम जो अपने डाटा को एक्सेस करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हम उस जो कंपनी की एप्लीकेशन के थ्रू अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। पहले अगर आपको बैंक स्टेटमेंट जाननी होती थी तो आप बैंक में जाते थे, मैनेजर को बोलते थे, वो बैंक स्टेटमेंट निकालता था तो आप जानते थे। आज की डेट में आप अपनी एप्लीकेशन से कोई भी बैंक स्टेटमेंट फटाफट से निकाल के मेल करवा सकते हो अपने आप। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, डेटाबेस के आने से हमारा जो है डेटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो गया है। सिक्योर मतलब कि एक तो फर्स्ट थिंग कि कोई भी अननेसेसरली जो भी मॉडिफिकेशन है वो करने नहीं देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक भी है ना, फेसबुक पर भी अगर आप अपना नेम चेंज करते हो, मान लो आज आपने नेम चेंज किया, क्या नेक्स्ट डे फिर आपको नेम चेंज करने देगा? ऐसे प्रिविलेजेस आपको नहीं देता। उसको लगता है कि अगर रोज आप नेम चेंज कर रहे हो ना, कहीं ना तो कहीं कोई गड़बड़ है दिया, वो नहीं करने देता। ये सब कुछ करता कौन है पीछे से? आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है? आपका डीबीएस। मीन्स आपको जो है उतनी ही राइट्स दिए जाते हैं जिससे आपका डेटा बैकएंड पर जो है वो सेफ रहे। तो जो जो प्रिविलेजेस, कितने आपको राइट्स देने हैं, कितने नहीं देने, जो कौन डिसाइड करता है? आपका डीबीएमएस डिसाइड करता है। मींस उसने क्या है, कुछ सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दिए। सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, आपने मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपने जो नया मोबाइल नंबर दिया ना 9 डिजिट का दे दिया। अब वहां पर कांस्टेंट है कि वो 9 डिजिट को तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जो रॉन्ग मॉडिफिकेशन है ना उसको करने से भी वो रोकता है। तो डीबीएमएस आपकी सिक्योरिटी को क्या कर दिया, उसने इम्प्रूव्ड कर दिया। तो डीबीएमएस अलाउ मल्टी यूजर टू एक्सेस द सेम डेटा रिसोर्सेज इन ए कंट्रोल्ड मैनर बाय डिफाइनिंग सिक्योरिटी कांस्टेंट। और सिक्योरिटी कांस्टेंट क्या है कि मान लो कि आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करना चाहते हो, आप पासवर्ड देते हो। मुझे बताओ, एटीएम तो यूज करते होगे ना, एटीएम में अगर आपने 3 बार रॉन्ग पिन दे दिया तो क्या होता है? बताओ क्या होता है अगर रॉन्ग पिन दे देते हो तो? ब्लॉक हो जाता है मैम। ब्लॉक हो जाता है। दिस इज सिक्योरिटी कांस्टेंट। अगर ये ना होता तो क्या हो गया कि अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के आपके पिन को जो है वो एस्टिमेट किया जा सकता था कि ये पिन हो सकता है या ये पासवर्ड हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिटी कांस्टेंट। ये लगा के उसने आपके डेटा को क्या किया है, सेव किया है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी कांस्टेंट्स। तो some sources of information should be protected or secured and only viewed by select individual। कुछ information तो selected individuals को ही दिखाई देती है। और एग्जांपल सुनो, जैसे ब्रांच को मेरी जो information दिखाई देगी वो अलग टाइप की होगी, मुझे जो दिखाई देती है मेरी इंफॉर्मेशन वो अलग टाइप की होगी। किस इंडिविजुअल को कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए मिलेगी, कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? आपका डीबीएमएस, राइट। तो आप बता सकते हो कि पासवर्ड वगैरह लगा के वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि कौन इसको यूज कर सकता है और कौन इसको यूज नहीं कर सकता, ये बताया गया है। नेक्स्ट, अचीविंग प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस मैंने अभी आपको बताया कि बैकएंड पे जो मेरा डेटा होता है, सर्वर्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक एप्लीकेशन सर्वर होता है और एक क्या होता है, डेटाबेस सर्वर। आप ध्यान देना, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी ना, ये दोनों सर्वर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आने वाले हैं क्योंकि वहां पर बहुत डिटेल में है। एप्लीकेशन सर्वर मींस जो सॉफ्टवेयर बना उसका एक पार्ट तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग करेगा यहाँ इंस्टॉल कर दिया, जो एक पार्ट है वो कहाँ पर से इंस्टॉल कर दिया, जो डेटा स्टोर करेगा इस वाले सर्वर पर। मान लो कि ये मेरा सर्वर जो है वो RDBMS मॉडल था, अब मुझे इसको चेंज करके ODBMS मॉडल करना है, तो अल्टीमेटली तो मुझे इस सर्वर पर चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो मेरा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये मेरा एप्लीकेशन प्रोग्राम है और डेटाबेस दोनों आपस में क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। मींस अगर इसको चेंज करना है तो इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज करना है तो इसको हिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में कुछ भी चेंजेस होता है तो ऑब्वियसली अगर मेरे स्लैब रेट में चेंज हुआ तो डेटाबेस सर्वर को हिलाने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ किसको हिलाने की जरूरत है? एप्लीकेशन को। तो डीबीएमएस आने से क्या हुआ? अचीविंग प्रोग्राम और डेटा दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो इन डीबीएमएस डेटा डज नॉट रिजाइड इन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन के बीच में रिजाइड नहीं करता, बट डेटाबेस प्रोग्राम एंड डेटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। डेटाबेस के जो प्रोग्राम होंगे जो प्रोसेस करता है और जो डेटा होता है वो दोनों अलग अलग सर्वर पर सेव होते हैं। दिस इज कॉल्ड अचीविंग प्रोग्राम और डेटा इंडिपेंडेंट। अब होती है फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये आपने नोटिस किया होगा, बुक माई शो करते हो, बुक माई शो से होता क्या है? कौन कौन बताएगा बुक माई शो में होता क्या है? हम ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लेते हैं टिकट्स बुक कर, जब अच्छा सुमिता उसमें ऐसा है कि आप पहले अपनी सिटी स्टेट सेलेक्ट कर लेते हो, यस मैम फिर सिटी सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, यस मैम फिर आप वो थिएटर जो है थिएटर सेलेक्ट करते हो, फिर उस यस थिएटर की जो भी है इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे देती है। अब सोचो सारे थिएटर्स का डेटा एक्सेस करना। अब पता क्या होता है, देखो ये थिएटर्स हैं, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई। अब डेटाबेस तो एप्लीकेशन में स्टोर नहीं होता, ये तो आप जान गए ना। डेटाबेस तो हर थिएटर का अलग अलग होगा, हर एक का अलग अलग होगा। मैं इन थिएटर्स वालों से क्या करूंगी कि मेरी जो ऐप मैं डेवलप कर रही हूँ वो क्या करेगा, आपके डेटाबेस में जो भी आपके शो की इंफॉर्मेशन है, जो आपके शो का टाइमिंग्स है, वो सिर्फ वो मेरी एप्लीकेशन उसको एक्सेस करेगी। मीन्स यहाँ पर से थिएटर का डेटा वो उठाती है, ये वाली एप्लीकेशन जो मैंने डेवलप की है वो सिर्फ डेटा इनका उठाती है और आपको ऐसे दिखा देती है स्टेट सिटी थिएटर, फिर उस थिएटर का डेटा पीछे से फेच करती है और यहाँ पर दिखा देती है कि ये स्लॉट पड़े हैं, इन स्लॉट में ये मूवी चल रही है, इतनी सीट्स खाली हैं, इतनी फुल हो गई हैं। बस मीन्स मुझे सिर्फ एक ऐप बनाना है, क्योंकि डेटाबेस अलग पड़ा है, मेरी एप्लीकेशन अब डेटाबेस सेव नहीं करेगी। तो ऐप बनाना तो बहुत इजी होता है, ऐप बनाओ। आजकल तो 8-9 साल के व्हाइट हैंड जूनियर में बच्चे भी बना रहे हैं। तो ऐप बनाना इतना आप बताओ इजी क्यों हो गया है? क्योंकि डेटा कैसे स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, सिक्योरिटी कैसे होगी, वो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, वो सारा डीबीएमएस पीछे करेगा। मैं तो सिर्फ एक लॉजिक लगाऊंगी जिससे कि क्या हो, इसका डेटा जो है सामने दिखाई दे, बस। तो ऐप बनाना तो बहुत इजी है। आप देखो जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो उस टाइम एटीएम्स में पैसे कोरोना पीरियड नहीं, ये अपना डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, एटीएम्स में पैसे नहीं थे, तो एक ऐप बनाई गई जो बताता था कि आपके आसपास के किस एटीएम में कितने मतलब के पैसे हैं या नहीं है। तो मैंने क्या किया होगा, एक ऐप बनाई होगी, उसने क्या किया होगा कि बैंक्स के जो एटीएम है, जो एटीएम से कनेक्ट होते हैं, उनके डेटाबेस से मेरी ऐप कनेक्ट हो गई, जिससे जैसे ही उस एटीएम में फिल होता था डेटा, मेरे जो सिस्टम में, मेरी एप्लीकेशन में वो दिखाई देता था कि इस एटीएम में पैसा है या इस एटीएम में पैसा नहीं है। तो एप्लीकेशन बनाना आज की डेट में बहुत इजी है, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना कि डेटा सेव कैसे होगा, वो डीबीएमएस सोचे। कहते हैं इन केस ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ डीबीएमएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिकम फास्ट। द डेटा इज ऑलरेडी देयर इन डेटाबेस, डेटा तो ऑलरेडी डेटाबेस में। एप्लीकेशन डेवलपर जो एप्लीकेशन डेवलप करता है हैज टू थिंक ओनली द लॉजिक, उसको सिर्फ एक लॉजिक लगाना है, रिक्वायर्ड टू रिट्रीव द डेटा। उस डेटा को वो वहां से रिट्रीव कैसे करे, बस उसको एक प्रोग्राम लिखना है जो उस डेटा को उठा के आपको दिखा दे, बस। इसलिए आज की डेट में 8-9 साल का बच्चा भी एप्लीकेशन डेवलप कर लेता है, ये रीजन है इसका। तो दीज आर द व्हाट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। एक बार फिर भी आप खुद भी पढ़ना इसको। डिसएडवांटेज, आपको पता है डीबीएमएस पीछे इतना सारा काम कर रहा है, क्या किसी कंपनी को डीबीएमएस अपने कंपनी में इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है, वेरी कॉस्टली अफेयर। अगर आपने अपनी कंपनी का डेटाबेस मैनेज कराना है, इट्स वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर, बहुत कॉस्ट लगती है। और सेकंड थिंग, आज तक कोई ऐसा डेटाबेस या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना जिसको हैक ना किया जा सके। हैक तो सब कुछ ही हो जाता है। आप अपने घर में जो है वो लॉकर्स लगाते हो, अपने घर को ताला लगा के रखते हो, तो इट डजंट मीन कि कभी चोरी नहीं होती, चोरी तो फिर भी हो जाती है। तो ये सेम केस यहाँ भी है। मैंने कहा ना जब डिसएडवांटेज बताने हैं आपको, के ऊपर लिखा तो था सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो है कभी ना कभी तो सिस्टम हैक भी तो हो जाते हैं, तो यही लिखा है। कॉस्ट मतलब
इम्प्लीमेंटिंग ए डीबीएमएस इन टर्म्स ऑफ बॉस सिस्टम और यूजर ट्रेनिंग, यूजर को ट्रेन करना उसके रिगार्डिंग कैसे डेटा आएगा, वेरी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग, बहुत 1-1.5 साल भी लग जाता है पीछे डीबीएमएस को डेवलप करते करते, स्पेशली इन लार्ज एंटरप्राइजेस का। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अलॉन कैन बी क्वाइट कॉस्टली, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग देते हैं लोग वो बहुत ही कॉस्टली होती है। इवन विद द सेफगार्ड इन प्लेस, आपने चाहे बहुत सारे सेफगार्ड लगाए हुए हैं, इट मे बी पॉसिबल फॉर सम ऑथोराइज्ड यूजर टू एक्सेस द डेटाबेस। आपके एटीएम में इतने सारे सेफगार्ड लगने के बावजूद भी आपके कार्ड को क्लोन करके आपके डेटा को एक्सेस कर लिया जाता है। इफ वन गेट एक्सेस टू डेटाबेस देन इट कुड बी एन ऑल नथिंग और नथिंग प्रोपोजिशन। अगर किसी को एक्सेस मिल गया उस डेटाबेस का तो वो कुछ भी कर सकता है आपके डेटा के साथ, तो ये उसने बता रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अच्छा, मैंने आपको ये रीड नहीं कराया, सॉरी, मैं एक बार ये रीड करा देती हूँ। परमिटिंग डेटा शेयरिंग, वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस का एक प्रिंसिपल फायदा क्या इज दैट द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी मेड अवेलेबल टू डिफरेंट यूजर। डिफरेंट यूजर को सेम इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल हो जाती है। जैसे गूगल पर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सेम इंफॉर्मेशन मैं भी एक्सेस कर सकती हूँ, आप भी एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब पर कोई भी गाना है मैं भी सुन सकती हूँ, आप भी सुन सकते हो, ठीक है, एक जगह पर, लेकिन वो गाना तो एक ही जगह पर प्लेस होगा ना, तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझा रही हूँ। मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब कि अगर मेरा एम्प्लॉय है, उस कंपनी में वो एम्प्लॉय 2 डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय का डेटा जो है वो 1 प्लेस पर स्टोर करने की जरूरत है। आप एक से ज्यादा प्लेसेस पर स्टोर मत कीजिए, उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इन डीबीएमएस डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और यू कैन से रिडंडेंसी इज इफ नॉट एलिमिनेटेड, अगर पूरी तरह एलिमिनेट नहीं भी हो रही, केयरफुली कंट्रोल और रिड्यूस, कहता फिर भी उसको काफी हद तक हम रिड्यूस्ड कर देते हैं। दैट इज देयर इज नो नीड टू रिपीट द सेम डेटा रिपीटेडली, कि सेम डेटा आपको बार बार नहीं पूछा जाता। आईसीएआई आपको बार बार आपका नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर नहीं पूछता। Minimizing the redundancy reduce significantly the cost of storing information on storage device। कहता है अगर आप इसको मिनिमाइज कर दोगे तो आपकी जो स्टोर होने वाली इंफॉर्मेशन है, उसकी जो डिवाइसेस पे जो स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। आपको पता है ना, पीछे जाके कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क पर तो स्टोर होगी, एक भी लेटर प्रेस करते हो 1 बाइट कंज्यूम हो जाती है। आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन, कितना डेटा जो है वो स्टोरेज स्पेस खाती होगी। तो इससे क्या हो जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस को आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में हमेशा आप याद रखना कि क्या आएगा कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है, आप ये कह लो कि इंटीग्रिटी मीन्स मान मर्यादा उस डेटा की, उसकी मतलब डेटा जो है ना वो हमेशा अप टू डेट रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चेंजेस हुआ और उसमें चेंजेस आए नहीं, अगर नहीं आए तो वो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड नहीं है। या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस कर ले तब भी उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड नहीं है। तो इंटीग्रिटी मतलब कि जो भी डेटा होगा मेंटेन बाय हैविंग एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और अप टू डेट डेटा होगा। मीन्स मेरा जो डेटा बैंक के सिस्टम में पड़ा होगा वो अप टू डेट होगा, कंसिस्टेंट होगा, एटीएम से चाहे एक्सेस करो, चाहे ब्रांच से एक्सेस करो, चाहे आप इंटरनेट की साइट से, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करो, आपको सेम ही दिखाई देगा, और एक्यूरेट भी होगा। Update and changes to the data only must be made in one place in DBMS, ensuring integrity। मतलब किसी भी प्लेस से आप उसको चेंज करो, आपके डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। मींस फिर उसके बाद आप कहीं और जाके भी एक्सेस करोगे तो आपको सेम डेटा ही एक्सेस होगा। प्रोग्राम फाइल एंड कंसिस्टेंसी, ये मैंने आपको करवा दिया। फिर यूजर फ्रेंडली है, इम्प्रूव सिक्योरिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, फास्ट एप्लीकेशन। ये सारा डीबीएमएस के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, ये आपको रीड करने हैं। आज का काम आपका इतना ही है, इसके बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। बाकी तो कॉन्सेप्ट्स आपने सुने होंगे। डीबीएमएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो फर्स्ट टाइम आप स्टूडेंट्स करते हो, इसलिए आपको डिफिकल्टी आती है। दैट्स वाई ये 4 लेक्चर जो है ओपन में ही रहेंगे, आप कभी भी सुन सकते हो। आप कोई डाउट्स हैं तो बताओ आप।